जिस गांव में एक घातक बीमारी ने मुसाशी के माता पिता की जान ले ली थी, वही गांव उसके लिए सबसे बेरहम जगह बन गया। वहां उसे एक आउटकास्ट की तरह देखा जाता था। दया, करुणा, सब कुछ उसके लिए बेकार था। उसके माता पिता, जिन्होंने ओनी कहलाने वाले गांव के मुखियाओं का विरोध किया था, पहले ही तिरस्कृत थे और वही नफरत उनके बेटे को विरासत में मिल गई। कानून कहता था कि मुसाशी को उसके रिश्तेदार शरण देंगे, लेकिन उसके अंकल ने साफ मना कर दिया। कई दिनों तक मुसाशी अपने अंकल के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा रहा, शेल्टर की भीख मांगता रहा। आखिरकार वे मान तो गए, लेकिन बिना दिल के। कृतज्ञता से भरा मुसाशी घर के कामों में मदद करने का वादा करता है, पर बदले में उसके रिश्तेदार उस पर सख्त रूल्स थोप देते हैं। उसे लोगों की नजरों से दूर रहना है और अपने माता पिता के दोस्तों से कभी बात नहीं करनी है। इन पाबंदियों पर सवाल उठाने की कीमत उसे भारी पड़ती थी, सीधी सजा। एक दिन जब मुसाशी ने देखा कि उसके अंकल अपना दोपहर का खाना भूल गए हैं, तो वो खाना देने चला जाता है, लेकिन बदले में उसे बेरहमी से पीटा जाता है। और यहीं से मुसाशी चुप्पी की जिंदगी जीने लगता है, एक ऐसा स्ट्रेंजर जो बस एक्सेप्टेंस के लिए तरसता रहता है। और यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मुसाशी की मुलाकात होती है कोजीरो नाम के एक लड़के से, जो चोरी छुप के तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। कोजीरो भी एक गरीब परिवार से था, जिसे गांव वाले तिरस्कार की नज़र से देखते थे। शायद इसी वजह से मुसाशी को उसमें अपना सा एहसास हुआ। आलोचना करने के बजाय मुसाशी उससे इंस्पायर होता है और उसके साथ सीखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। कोजीरो को कंपेनियनशिप और कंफर्ट मिलता है और मुसाशी को पहली बार लगता है कि वो अकेला नहीं है। साल बीतते हैं और मुसाशी स्कूल जाना शुरू करता है। वहाँ उसे हिनामोटो का इतिहास पढ़ाया जाता है, एक समय की शांत भूमि जिसे एक शक्तिशाली डीमन लॉर्ड और उसके ओनी ने अपने कब्जे में ले लिया था। सेनापतियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन एक एक करके सब मारे गए। उन जनरल्स के वंशजों ने रेजिस्टेंस जारी रखा, लेकिन आज के हिनामोटो में लोग ओनी को भगवान मानने लगे थे। उनकी सेवा करना आसान जीवन का रास्ता माना जाता था। इसी बिलीफ से खनिक बनने की चाह पैदा होती है, ओनी के लिए रेयर ओर्स निकालने की एम्बिशन। लेकिन मुसाशी इस सोच को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। क्लास में टीचर बताता है कि 150 साल पहले बुशिनुमा वॉरियर्स ही असली ऑपरेसर्स थे। मुसाशी अंदर ही अंदर असहमत रहता है और कोजीरो के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस के पलों को याद करता है। एक दिन कोजीरो के पता बताते हैं कि वही बुशिनुमा वॉरियर्स आज भी ओनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोजीरो पूछता है, क्या ओनी को हराया जा सकता है? मुसाशी बिना झिझक कहता है, अगर हम साथ लड़ें तो हाँ। इसी से इंस्पायर होकर मुसाशी प्रपोज करता है कि वे बुशिनुमा वॉरियर बनेंगे। कोजीरो खुशी खुशी मान जाता है। चांदनी रात में दोनों धीमी आवाज में ओथ लेते हैं, गांव छोड़ने की, अपना वॉरियर क्लैन बनाने की और ओनी के खिलाफ एंडलेस वॉर लड़ने की। मुसाशी अभी इसी प्रॉमिस के बारे में सोच रहा होता है, तभी टीचर अनाउंस करता है कि अगले दिन माइंस में प्रवेश का सेरेमनी होगा, यानी ओनी की सर्विस की ऑफिशियल शुरुआत। क्लास में एक्साइटमेंट फैल जाती है। बच्चे ओनी की ग्रैंडियर के सपनों में खो जाते हैं। स्कूल के बाद मुसाशी कोजीरो से मिलने जाता है ताकि अपने शेयर ड्रीम को फिर से जिंदा कर सके, लेकिन कोजीरो ठंडी नजरों से उसे घर जाकर सेरेमनी की तैयारी करने को कह देता है। मुसाशी हार नहीं मानता। वो एक यूनिक एक्स निकालता है और उसे ओनी के खिलाफ अपना वेपन, अपनी कटाना बताता है। वो कोजीरो से वादा याद रखने को कहता है, शहर छोड़ने की बात करता है। कोजीरो गुस्से में इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। उसके लिए एक्स कभी कटाना नहीं हो सकती। मुसाशी आर्ग्यू करता है कि एक्स ट्रेनिंग ने ही उसे फाइट के लिए तैयार किया है। तभी कोजीरो का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो मुसाशी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाता है। उसके पिता की कहानियां, ओनी को मॉन्स्टर बताना, सब फेक था। मुसाशी शौक में कोजीरो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोजीरो की बिटर लाफ उसे रोक देती है। वो कहता है कि मुसाशी खुद भी उस ड्रीम पर पूरा भरोसा नहीं करता, तभी तो बाकी छात्रों के साथ माइनर बनने को तैयार है। ये वर्ड्स मुसाशी को तोड़ देते हैं। गुस्से में वो वहां से चला जाता है, कोजीरो को गलत साबित करने की कसम खाते हुए। मुसाशी ये नहीं जानता था कि कोजीरो की कठोरता के पीछे उसे उसी पेनफुल लाइफ से बचाने की चाह थी। उसी शाम कोजीरो तलवार हाथ में लिए कस्बे में कूड़ा उठाता है, लोगों की नफरत सहता है। उसके पिता की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रहती है, तलवार को अपने वॉरियर प्राइड की तरह संभाल कर रखना। ये तलवार उसके लिए इमोशनल और फिजिकल बर्डन बन चुकी थी। कोजीरो जैसे तैसे जी रहा था, बस इस कोशिश में कि मुसाशी उस फेट में ना फंसे। इसलिए वो माइनर बनने के सपने का विरोध करता है, क्योंकि उसे आने वाली सफरिंग साफ दिख रही थी। अगले दिन माइनिंग स्टूडेंट्स का एंट्री सेरेमनी शुरू होता है। एक विशाल गेट के सामने सब इकट्ठा होते हैं, दिलों में होप और फियर दोनों। गेट कीपर्स उनके हथियार, यहाँ तक कि एक्सेस भी जमा कर लेते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। और अंदर का सीन प्योर नाइटमेयर। भयानक सैवेज ओनी इंसानों पर हमला कर रहे थे, उन्हें खा रहे थे। स्वर्ग जैसी सारी कल्पनाएं पल भर में टूट जाती हैं। मुसाशी डरता नहीं, वो आगे बढ़ता है ओनी का सामना करने। तभी उसे याद आता है उसके पास एक्स नहीं है। उसके करेज से भड़का ओनी और भी डरावना रूप ले लेता है। डेस्परेट होकर मुसाशी पास पड़ी एक एक्स उठाता है और हमला करता है, लेकिन ओनी उसे आसानी से फेंक देता है। मुसाशी बुरी तरह घायल हो जाता है।
केओस के बीच मुसाशी का रिजॉल्व और मजबूत हो जाता है। कोजीरो के वर्ड्स और ओनी की क्रूअल्टी दोनों एक ही गोल में बदल जाते हैं। अंधेरा उसकी आंखों के सामने छाने लगता है, लेकिन वो फिर उठने की कसम खाता है, उस वॉरियर के बनने की जिसका सपना उसने और कोजीरो ने देखा था। अपने क्लासमेट्स की गुहारों के बावजूद मुसाशी डटकर कहता है, ओनी को खत्म करना ही एक ट्रू बुशी का कर्तव्य है। जैसे ही वो फिर से लड़ने को तैयार होता है, एक स्टूडेंट उसे याद दिलाता है कि माइनर बनना ही उनका डेस्टिनी है। मुसाशी एक पल के लिए हिचकिचाता है, क्यों उसने अपने असली सपने को छुपाया। इसी हेजिटेशन का फायदा ओनी उठाता है और उस पर हमला करता है। फिर भी मुसाशी पलटवार की कोशिश करता है और इसी फाइट में उसे सच समझ आता है। सोसाइटी से रिजेक्ट होने के डर में उसने खुद से झूठ बोला था और अपने सपने को दबा दिया था। आखिरकार एक ऑफिसर उसे पकड़ते हुए तंज कसता है कि मुसाशी आखिरकार माइनर बनने का सपना पूरा कर रहा है। लेकिन तभी मुसाशी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने दिल की बात कह देता है कि उसका असली सपना बुशी बनने का है। उसकी ये खुली घोषणा सुनते ही अधिकारी भड़क उठते हैं और गुस्से में उसका डेथ सेंटेंस सुना देते हैं। जैसे ही एक उन्हीं हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, उसी पल आसमान से मानो कहानी पलट जाती है। अचानक काजिरो एक खास मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचता है। इस मशीन को काइत्सु माउंट कहा जाता है। वो बिना रुके ओनी पर सीधा हमला करता है और मुसाशी को बचा लेता है। वहां मौजूद हर इंसान शॉक में चला जाता है। काजिरो मुसाशी को एक कुल्हाड़ी और एक छोटा सा नोट थमा देता है। जब अधिकारियों को समझ आता है कि मुसाशी ने खनिक बनते हुए अपने स्वॉर्ड ट्रेनिंग के बारे में झूठ नहीं बोला था, तो वे और ज्यादा बौखला जाते हैं। वे चिल्लाकर कहते हैं कि काइत्सु जैसे दैत्य को पालना एक गंभीर अपराध है और दोनों को फांसी देने का आदेश दे देते हैं। इसी बीच घायल ओनी फिर से उठने लगते हैं। यहीं काजिरो के भीतर कुछ टूटता है। उसे आखिरकार अपने पिता की वो बात सच लगने लगती है कि ओनी सच में राक्षस है, और इसी पल वो मुसाशी के साथ खड़ा हो जाता है। मुसाशी इस मौके को खुद को साबित करने का मौका मानता है। वो अपनी कुल्हाड़ी को पीछे जमीन में गाड़ देता है, बिल्कुल एक टेम्पररी शीट की तरह। काजिरो को यह देखकर चिंता होती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि यह मुसाशी की खास टेक्निक है। अगले ही पल मुसाशी हवा में उछलता है, कुल्हाड़ी खींचता है और ओनी को 2 टुकड़ों में काट देता है। वहां खड़े सभी लोग सन्न रह जाते हैं। कई ओनी अब अपना असली रूप दिखाकर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तभी मुसाशी काजिरो से कहता है कि उसने उसे डर की वजह से नहीं बुलाया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके बिना जीत अधूरी होती। दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं और उनके पुराने ट्रेनिंग सेशंस याद आने लगते हैं। मुसाशी हाथ बढ़ाकर काजिरो को अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। काजिरो भावुक हो जाता है और उसका साथी बनने के लिए हामी भर देता है। अचानक एक तेज लाल रोशनी आसमान में फैल जाती है। अधिकारी घुटनों पर बांटकर पूजा करने लगते हैं। सामने प्रकट होता है ओनी गॉड किशन। मुसाशी और काजिरो अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर किशन की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में ओनी को मारते हुए और बच्चों को बचाते हुए। मुसाशी बेहद खुश होता है। उसे लगता है कि आखिरकार उनका बचपन का सपना, अपना खुद का बैंड ऑफ वॉरियर्स बनाना पूरा हो गया। लेकिन काजिरो अब भी गंभीर रहता है। किशन के पास पहुंचते ही पहले उन्हें एक विशाल लाल पक्षी दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल किशन एक भयानक विशालकाय लाल राक्षस में बदल जाता है। उसका आकार देखकर दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। किशन अपने पैरों से उन्हें कुचलने की कोशिश करता है। जमीन तबाह हो जाती है और उनकी मोटरसाइकिलें गिर जाती हैं। फिर किशन अपना असली रूप दिखाता है, एक 6 आर्म्ड मॉन्स्टर जो 5 साल पहली बार सामने आया था। गंभीर रूप से घायल काजिरो मुसाशी से भाग जाने को कहता है, लेकिन मुसाशी बेहोश पड़ा होता है। काजिरो खुद को अकेले किशन के सामने पाता है। वो बचाव की कोशिश करता है, लेकिन किशन उसकी तलवार छीन लेता है और उसे निगलने लगता है। इसी वक्त मुसाशी की आंख खुलती है। वो देखता है कि किशन काजिरो को घुमा रहा है, लेकिन काजिरो की तलवार पर पकड़ अब भी मजबूत है। किशन उसे जमीन पर घसीटता है और काजिरो को अपने हथियार से जुड़ी पुरानी नफरत याद आ जाती है। एक पल के लिए वो तलवार छोड़ देता है, लेकिन फिर तुरंत वापस पकड़ लेता है। फिर भी किशन उसे पूरी तरह निगल जाता है। हताश काजिरो को अपने पिता की सीख याद आती है कि तलवार एक बुशी की शान होती है। उसे लगता है कि वो उस वादे को निभा नहीं पाया। लेकिन तभी वो देखता है कि मुसाशी किशन की ओर दौड़ रहा है। मुसाशी राक्षस पर चढ़ जाता है, उसके पेट पर पहुंचकर कुल्हाड़ी से हमला करता है। किशन दर्द से चीख उठता है। मुसाशी लगातार वार करता है। उसका मकसद साफ होता है, पेट को पूरी तरह तोड़ देना। किशन उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन अपने ही हमलों में उसका पेट फटने लगता है। आखिरी जोरदार प्रहार में मुसाशी किशन को गिरा देता है और उसके भीतर के तरल में गिर जाता है। काजिरो डरते हुए वहां पहुंचता है, लेकिन जब मुसाशी को तलवार हाथ में लिए सुरक्षित बाहर आते देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। मुसाशी तलवार लौटा देता है। काजिरो रोते हुए उसका धन्यवाद करता है। तभी अधिकारियों से सूचना मिलती है कि बुशी द्वारा प्रतिबंधित टकेडा कैसल पास आ रहा है। दोनों एक मीनार पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि एक विशाल किला खदान की ओर बढ़ रहा है। अचानक किले से कई बुशी मोटरसाइकिलों पर निकलते हैं और किशन की ओर टूट पड़ते हैं। ये टकेडा क्लान के योद्धा होते हैं। दल का नेता कैप्टन नायतारा उनके पास आता है और कहता है कि बच्चों को यहाँ नहीं होना चाहिए। मुसाशी विरोध करता है और कहता है कि वे बच्चे नहीं बुशी हैं। नायतारा हंसता है और समझाता है कि सिर्फ पेट काटना किशन को मारने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि उसकी रीजनरेशन एबिलिटी बेहद तेज है। ये सुनकर मुसाशी सन्न रह जाता है। नायतारा भरोसा दिलाता है कि वे स्थिति संभाल लेंगे और खनिकों को निकालने का आदेश देता है। किशन आग उगलने लगता है। काजिरो पीछे हटने को कहता है, लेकिन मुसाशी मना कर देता है। उसके लिए ये उनकी पहली असली लड़ाई है।
वो अपने सपने को छोड़ना नहीं चाहता। मुसाशी किशिन पर हमला करता है। काजिरो भी उसके पीछे जाता है। मुसाशी एक जोरदार वार करता है, लेकिन किशिन तुरंत ठीक हो जाता है। तभी एक चमकता हुआ एनर्जी न्यूज मुसाशी को जकड़ लेता है और उसे तकेड़ा कैंप में खींच लिया जाता है। मुसाशी छूटने की गुहार लगाता है और कहता है कि किशिन उसका पहला शिकार है। नायतोरा उसकी जिद पर सवाल उठाता है। मुसाशी पूरे जुनून से जवाब देता है कि चाहे जितना भी खतरा हो, किशिन को हराना ही उसका सपना है। नायतोरा मुसाशी को उसकी इनएक्सपीरियंस की याद दिलाता है और साफ शब्दों में बताता है कि पूरा टकेडा स्क्वाड मिलकर भी किशिन के सिर्फ एक पैर को काबू में रखने के लिए जूझ रहा है। लेकिन मुसाशी का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे अंदर से यही लग रहा था कि अगर उसने कोशिश ही नहीं की तो ये पछतावा जिंदगी भर रहेगा। और यहीं से बिना ज्यादा सोचे मुसाशी फंदे से खुद को आज़ाद कर लेता है और एक बार फिर किशिन की तरफ दौड़ पड़ता है। इस बार नायतोरा उसे रोकता नहीं है, उल्टा उसकी आंखों में रिस्पेक्ट दिखती है। वो मुसाशी की हिम्मत की सराहना करता है और उसे एक ट्रू वॉरियर कहता है, ऐसा इंसान जो अपनी जान दांव पर लगाकर भी पीछे नहीं हटता। वहीं दूसरी तरफ कजीरो पूरी तरह फोकस में था। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए किशिन को हराने की बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी सोच रहा था। मुसाशी अपनी कुल्हाड़ी से जमीन पर वार करना शुरू करता है, जिससे जमीन धीरे धीरे धंसने लगती है। उसे नायतोरा की कही हुई टीम वर्क वाली बातें याद आती हैं, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। तभी कजीरो जोर से चिल्लाता है। किशिन की वीकनेस उसकी नाभि में मौजूद सींग है। मुसाशी थैंक्स कहता है और बिना वक्त गवाए सीधे उस सींग पर निशाना साधता है, लेकिन जैसे ही वार होता है उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है। माहौल एक पल के लिए थम जाता है। किशिन आग उगलने की तैयारी करता है और कजीरो तुरंत मुसाशी को वार्न करता है। उसी पल मुसाशी के फियरलेस रिजॉल्व को देखकर नायतोरा खुद आगे बढ़ता है। वो ऐलान करता है कि अब ये लड़ाई खत्म होगी और फिर एक सिंगल डिसाइसिव स्ट्राइक में वो किशिन का सींग काट देता है। किशिन फट जाता है। जीत मिल जाती है, लेकिन मुसाशी खुश नहीं होता। उसे अफसोस होता है कि वो ये लड़ाई अकेले जीत नहीं पाया। नायतोरा उसके पास आता है और कामली समझाता है कि हर कोई अपने अपने सपनों के लिए लड़ रहा है और यही असली लड़ाई है। किशिन के खत्म होते ही टकेडा क्लैन जश्न मनाने लगता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो मुसाशी को अंदर तक हिला देता है। टकेडा वॉरियर्स किशिन की पावर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ये देखकर मुसाशी स्टन रह जाता है। नायतोरा अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करता है और सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। मुसाशी और कजीरो दोनों मिक्स्ड इमोशंस के साथ ये सब देखते हैं। कजीरो को ये सीन जाना पहचाना लगता है और मुसाशी को बुशी स्क्रोल की वो तस्वीर याद आ जाती है जो कभी कजीरो के पिता ने दिखाई थी। जैसे ही माइनर्स टकेडा क्लैन का धन्यवाद करते हैं, कजीरो अपने पिता की बातों की सच्चाई समझकर रो पड़ता है। थॉर्न बुशेस सच में असली हीरोज थे। बाहर कैप्टन नायतोरा एक पावरफुल स्पीच देता है। एक ऐसी दुनिया बनाने की बात करता है जो ऑप्रेसर से मुक्त हो। वो ऐलान करता है कि टकेडा क्लैन इस सपने को पूरा करेगा और सबसे सपोर्ट मांगता है। लेकिन मुसाशी का दिल भारी था। अपनी पहली बड़ी अचीवमेंट हाथ से निकल जाने का दुख उसे अंदर से खा रहा था। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसका गुस्सा बाहर आ ही जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि नायतोरा उसकी ऑनेस्टी की तारीफ करता है और उसे कंसोलेशन के तौर पर एक पर्पल जेमस्टोन देता है, जिस पर सब हंसी मजाक करते हैं। उस रात मुसाशी उस रत्न को ध्यान से देखता है और उस पर बना एक निशान पहचान लेता है। ये कभी एक ओनी ऑफिसर का था। वो इसे फेंकने का सोचता है, लेकिन उसकी मल्टी कलर्ड शाइन उसे रोक लेती है। तभी उसे एहसास होता है इस जेमस्टोन में ओनी को समन करने की पावर है। क्यूरियोसिटी में मुसाशी एंशिएंट बुशी स्क्रोल्स पढ़ने लगता है। वहां उसे पता चलता है कि एक बुशी का सीक्रेट ड्यूटी क्या होता है। सभी किशिन को हराना, खोए हुए ट्रेजर्स वापस लाना और अंत में देश को एकजुट करना। मुसाशी समझ जाता है कि यह सपना नायतोरा का है और वहीं वो तय करता है कि वो उसे चैलेंज करेगा। वो नायतोरा से मिलता है और उसकी एम्बिशन पर बात करता है, किशिन को हराकर दुनिया को यूनाइट करने का सपना। नायतोरा उसकी सोच की तारीफ करता है और अपने रिजॉल्व को दोहराता है। मुसाशी तर्क देता है कि पिछले 150 सालों में कोई भी ये नहीं कर पाया। फिर भी मुसाशी फैसला कर लेता है, वो नायतोरा की प्लान्स को फेल करेगा, अपना खुद का स्क्वाड बनाएगा और सभी किशिन को हराएगा। नायतोरा की मुस्कान उसे एक साइलेंट चैलेंज देती है। इसके बाद मुसाशी और कजीरो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर छोड़ देते हैं। उन्होंने तय किया था कि सफर में लड़ेंगे नहीं, लेकिन जैसे जैसे खाना कम होता गया, टेंशन बढ़ती गई। कजीरो अपने सर्वाइवल स्किल्स दिखाता है और ढेर सारी मछलियां पकड़ लेता है। मुसाशी दूसरी तरफ कोशिश करता है, तब समझ जाता है कि उनका झगड़ा बेकार था। माफी मांगने लौटते वक्त वो कजीरो को जमीन पर घायल देखता है। कजीरो बताता है कि एक लड़की ने हमला किया था। इससे पहले कि मुसाशी कुछ समझ पाता, वही लड़की उस पर भी हमला करती है और उसे गिरा देती है। वो अपना नाम सुगुमी बताती है और दोनों को पकड़कर अपने क्लैन के किले में ले जाती है। वहां उन्हें कैद कर दिया जाता है। बाद में क्लैन लीडर लॉर्ड हिडेयो सुगुमी को डांटते हैं कि उसने स्किल्ड बुशी को रिक्रूट क्यों नहीं किया। वो चेतावनी देते हैं कि अगले ओनी अटैक में बच्चों और बुजुर्गों को भी लड़ना पड़ेगा। सुगुमी इसका विरोध करती है, लेकिन लॉर्ड हिडेयो नहीं मानते। डर उसकी आंखों में साफ दिखता है। बाद में मुसाशी और कजीरो की बाइक्स के बारे में पूछने वो उनके पास आती है। उसकी आंखें रोने से लाल होती हैं।
वो कबूल करती है कि उसे डर है कोडामा ओनी का अटैक किले को तबाह कर देगा। मुसाशी उसे हिम्मत देता है, अपने डर को एक्सेप्ट करने और डटे रहने को कहता है। सुगुमी मानती है कि वो सही है, लेकिन लॉर्ड हिडियो से सामना करने से डरती है। जैसे जैसे कोडामा ओनी का झुंड करीब आता है, मुसाशी और कजीरो किसी तरह अपनी सेल से भाग निकलते हैं। कजीरो अपनी फिशिंग स्किल से दीवार से चाबियां निकाल लेता है। उन्हें अपनी बाइक्स मिल जाती हैं, लेकिन हथियार अभी भी दूर हैं। सुबह की रोशनी में वो साफ देखते हैं कि कोडामा ओनी का झुंड किले की ओर बढ़ रहा है। उसी वक्त लॉर्ड हिडियो सबको इकट्ठा करके पूरे क्लैन को युद्ध के लिए मोबिलाइज करने की बात करता है और जीत का भरोसा देता है। लेकिन जैसे ही विलेजर्स को पता चलता है कि उन्हें भी लड़ना पड़ेगा, विरोध की आवाजें गूंज उठती हैं। आखिरकार उन्होंने पूरी जिंदगी फार्मिंग करते हुए बिताई है, बैटल का कोई रियल एक्सपीरियंस नहीं है। उनके विरोध के बावजूद लॉर्ड हिडियो जिद पर अड़ा रहता है और साफ दिखता है कि उसे लड़ाई का थ्रिल पसंद है, जिससे आम लोग और ज्यादा डर जाते हैं। जब कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं तो सोल्जर्स उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तभी अचानक एक स्मोक बॉम्ब फेंका जाता है और पूरे इलाके में केओस फैल जाता है। इसी अफरा तफरी में लॉर्ड हिडियो की नज़र सुगुमी पर पड़ती है और वो गुस्से से भर जाता है। सुगुमी खुलकर उसकी प्लान का विरोध करती है, क्योंकि उसके लिए लोगों की सेफ्टी सबसे ऊपर है। हिडियो को शक होने लगता है कि सुगुमी कुछ छुपा रही है और वो मन ही मन एक और अटैक की योजना बनाने लगता है। इधर सुगुमी को डर सताने लगता है कि उसका डिस्ट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। तभी सीन में एंट्री होती है मुसाशी और काजिरो की। दोनों स्मोक का फायदा उठाकर सोल्जर्स को गिरा देते हैं। सुगुमी उन्हें थैंक्स कहती है और खुद लॉर्ड हिडियो का सामना करने का फैसला करती है। अपनी बहन की तरह ही सबकी प्रोटेक्शन का मजबूत रिजॉल्व लेकर वो उस पर अटैक करती है। लेकिन लॉर्ड हिडियो, जो उसे अच्छे से जानता है, जल्द ही उस पर ओवर पावर हो जाता है और उसे बेकार कहकर नीचा दिखाता है। जब वो उसे मारने ही वाला होता है, तब सुगुमी उसके चेहरे पर थूक देती है और साफ कह देती है कि वो उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगी। वो फाइट करने की कसम खाती है और विलेजर्स को भी अपने साथ खड़े होने के लिए इंस्पायर करती है। लोगों की यूनिटी से ताकत पाकर सुगुमी फिर से हिडियो पर हमला करती है और उसके स्ट्राइक से बचती जाती है। उसे एहसास होता है कि उसका डर असल में अकेले होने से पैदा हुआ था, लेकिन अब विलेजर्स के साथ वो खुद को कहीं ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करती है। वो अपने वेपन की पावर का इस्तेमाल करती है, सबकी रक्षा करने और अपने इस नए फैमिली को बचाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार। डर के मारे लॉर्ड हिडियो सबको वार्निंग देता है कि जो भी यहाँ से जाने की कोशिश करेगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन सुगुमी विलेजर्स को भरोसा दिलाती है कि ये अंत नहीं है। आज अगर वो बच भी गए तो हिडियो के रूल में उन्हें फिर सफरिंग झेलनी पड़ेगी, इसलिए अब अपने हक के लिए खड़ा होना जरूरी है। लॉर्ड हिडियो उसे वीक कहकर उस पर एरो चलाता है, लेकिन सुगुमी उसे रोक लेती है और कहती है कि चाहे वो पावरफुल ना हो, अब वो डरने वाली नहीं है। वो अपनी ग्रीन रोप से उसे बांध लेती है और जमीन पर पटक देती है। लॉर्ड को हारता देखकर लोग आखिरकार ओनी के झुंड से बचकर भाग निकलते हैं। सुगुमी को छोड़कर बाकी सब सेफ हो जाते हैं। वो किले में रुककर हिडियो को बंदी बना लेती है। जैसे जैसे मॉन्स्टर्स पास आते हैं, सब उसे भागने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वो वहीं डटी रहती है, ये जानते हुए कि शायद वो समय पर नहीं पहुंच पाएगी। डरी हुई होते हुए भी वो अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेती है और इस बात में शांति महसूस करती है कि उसने अपनी बहन की तरह सबकी रक्षा की। लेकिन ठीक कुचले जाने से पहले ही मुसाशी और काजिरो अपनी बाइक पर तेजी से आते हैं और झपट्टा मारकर सुगुमी का हाथ पकड़ लेते हैं। इस तरह वो हिडियो और सुगुमी दोनों बच जाते हैं। मुसाशी सुगुमी की ब्रेवरी की तारीफ करता है और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का इन्विटेशन देकर तीनों अगली डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ते हैं। पर्पल जेम का इस्तेमाल करते हुए मुसाशी को आगे एक ब्लू किशन का एहसास होता है, जिसे उन्हें हंट करना है। एक ड्रीम में मुसाशी को बचपन की याद आती है, जब उसने काजिरो के पिता पर पत्थर फेंका था। नींद से जागते ही कंफ्यूज्ड होकर वो देखता है कि एक ओनी काजिरो की स्वॉर्ड को चबा रहा है। वो उसका पीछा करता है और अपनी टूटी हुई एक्स की स्टिक से उसके हॉर्न पर वार करता है, लेकिन स्टिक टूट जाती है। फिर भी मुसाशी हार नहीं मानता और बार बार टूटने के बावजूद अटैक करता रहता है। आखिरकार फ्रस्ट्रेट होकर वो उसे नीचे फेंक देता है। तभी मुसाशी एक क्लोक्ड आदमी को देखता है जिसका नाम शिरो है, जो स्वॉर्ड फील्ड में खड़ा कुछ बुदबुदा रहा होता है। शिरो की इंटेंस गेज से मुसाशी को एक अजीब सी फीलिंग आती है और वो उसे एक स्वॉर्ड उठा लेता है। अचानक एनर्जी का तेज फ्लो उसके शरीर में दौड़ने लगता है और काले क्रिस्टल्स बाहर निकलने लगते हैं। स्वॉर्ड की ऑरा पर कंट्रोल पाते ही मुसाशी डेमन के हॉर्न पर वार करता है और काजिरो की स्वॉर्ड बचा लेता है। इम्प्रेस्ड होकर शिरो पूछता है कि क्या ये मुसाशी की पहली बार स्वॉर्ड चलाने की कोशिश थी, और वो हाँ में जवाब देता है। जीत की फीलिंग के बीच ही स्वॉर्ड टूट जाती है। शिरो थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन फिर भी कूल रहते हुए उसे आगे बढ़ने का इशारा करता है, हालांकि खुद अनश्योर रहता है। अचानक एक लड़की शिरो को मास्टर बुलाती है और काइत्सु स्वॉर्ड्स के लिए उसके ऑब्सेशन पर नाराजगी जाहिर करती है। दोनों वहां से चले जाते हैं और मुसाशी क्यूरियस रह जाता है। जब वो उनके नाम पूछता है तो शिरो उन्हें बस हायर्ड डॉग्स कहकर टाल देता है। जब मुसाशी काजिरो और सुगुमी को सारी बातें बताने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि स्वॉर्ड फील्ड गायब हो चुका है।
वो काजिरो की मोटरसाइकिल पर सफर जारी रखते हैं और सुगुमी मुसाशी पर डे ड्रीमिंग करने का आरोप लगाती है, लेकिन वो जोर देकर कहता है कि वो सपना नहीं था, क्योंकि जो काइट्सू स्वॉर्ड उसमें पकड़ी थी वो इतनी अनरियल थी कि वो उसे फिर से यूज करने के लिए बेताब है। क्यूरियोसिटी में काजिरो पूछता है कि ये काइट्सू स्वॉर्ड्स क्या होती हैं, लेकिन मुसाशी खुद क्लियर नहीं होता। तब सुगुमी अपना वेपन दिखाकर बताती है कि यही काइट्सू स्वॉर्ड है और यही अकेली चीज है जो ओनी के हॉर्न को तोड़ सकती है। काजिरो कहता है कि इतनी यूनिक स्वॉर्ड्स शायद रेयर होंगी, लेकिन सुगुमी उन्हें सरप्राइज करते हुए कहती है कि इन्हें खरीदा जा सकता है। आगे वो एक जगह पहुंचते हैं जहां कई बुशी फोर्ट्स हैं और पूरा इलाका एक टेम्पररी मार्केट बन चुका है। सुगुमी एक्सप्लेन करती है कि जब कोई किशन पास होता है तो कई बुशी ग्रुप्स इकट्ठा हो जाते हैं और मर्चेंट्स इस मौके पर काइट्सू स्वॉर्ड्स, फूड और बाकी जरूरी सामान बेचने आ जाते हैं। मुसाशी एक्साइटेड होकर कहता है कि ओनी हंट के लिए काइट्सू स्वॉर्ड बेहद जरूरी है। वो स्वॉर्ड खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और सुगुमी उसे ढूंढने ले जाती है, काजिरो को पीछे छोड़ते हुए, जो बार बार याद दिलाने की कोशिश करता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तभी उन्हें काइट्सू स्वॉर्ड्स की ऑक्शन दिखाई देती है, जहां ऑक्शनियर अनाउंस करता है कि 25 बेहतरीन स्वॉर्ड्स सेल के लिए रखी गई हैं। मुसाशी तलवारों के उस विशाल कलेक्शन के सामने खड़ा था। आंखों में साफ औ था। हर एक तलवार अपने आप में एक मास्टरपीस लग रही थी और सच कहें तो इतने सारे विकल्पों के बीच खड़ा होना ही अपने आप में एक भारी एहसास था। तभी तलवार बनाने वाली कारीगर मित्सुरु उसके पास आती है और बड़े सुकून से उसे सलाह देती है कि वो वही तलवार चुने जिसकी ओर वो नेचुरली खिंचाव महसूस करे। वो समझाती है कि बुशी और उसकी तलवार के बीच कितना गहरा बॉन्ड होता है और कैसे यही रिश्ता बुशी बनने के रिचुअल का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। जैसे जैसे ये सेरेमनी आगे बढ़ती है, हर पार्टिसिपेंट अपनी डेस्टिन तलवार की तलाश में लग जाता है। मुसाशी की नजर एक जलते हुए लाल रंग की तलवार पर टिक जाती है, जबकि काजिरो ऐसी तलवार की ओर खिंच जाता है जिसे बाकी लोग पूरी तरह इग्नोर कर चुके थे। मित्सुरु उनकी पसंद देखकर हल्के से सिर हिलाती है और उन्हें तलवारों की मूठ पकड़ने का इशारा करती है। और यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे ही वे मूठ पकड़ते हैं, तलवारें चमकने लगती हैं। मित्सुरु बताती है कि यही तलवार की टेस्ट है, जहां तलवार खुद तय करती है कि उसका असली मालिक कौन है। काजिरो जैसे ही अपनी चुनी हुई तलवार को थामता है, उसे अपनी हार्ट बीट तेज महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वो एक डीप इनर जर्नी पर चला गया हो, जहां मेमोरीज और चैलेंजेस उसका इंतजार कर रहे हों। कुछ ही पलों में उसकी तलवार नीली रोशनी से चमक उठती है और उसकी पीठ से पत्थर जैसे मिस्टिकल पंख निकल आते हैं। ये इस बात का संकेत था कि उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। सुगुमी उसे बधाई देती है और काजिरो को अपनी नई तलवार के साथ एक अजीब सा लेकिन गहरा कनेक्शन महसूस होता है। जैसे जैसे बाकी लोग भी अपनी परीक्षाएं पास करते जाते हैं, काजिरो की उन ग्लोइंग कलर्स में क्यूरियोसिटी बढ़ती है। मित्सुरु समझाती है कि ये रंग आत्मा के एसेंस को दर्शाते हैं और हर रंग के साथ अलग अलग पावर्स जुड़ी होती हैं। जब काजिरो पूछता है कि क्या उसका नीला रंग रेयर है, तो मित्सुरु मुस्कुराकर बताती है कि नीला आम है, लेकिन वो एक बैलेंस्ड बुशी ग्रुप की अहमियत पर जोर देती है, जिसमें पीला, लाल, हरा, सफेद और आइडियली एक शुद्ध लाल रंग शामिल हो। अब सारी नजरें मुसाशी पर टिक जाती हैं। जैसे ही तलवारबाजी की उसकी परीक्षा शुरू होती है, काजिरो के पिता के साथ हुए अत्याचार और उनकी मौत की यादें उसके जहन में उमड़ने लगती हैं। माहौल भारी हो जाता है। तभी एक विशाल आंख से एक अजीब सा काला गोला निकलता है और धीरे धीरे एक औरत का रूप ले लेता है। अजीब सी अपनापन महसूस होने के बावजूद मुसाशी उसके शब्द नहीं सुन पाता, बस उसके आलिंगन की गर्माहट महसूस करता है। लेकिन अगले ही पल वो स्त्री एक विशालकाय पुरुष में बदल जाती है, जो मुसाशी की बाहों को कुचल देता है और उसे निष्फल घोषित कर देता है। मुसाशी के शरीर से काले चमकदार पत्थर निकलने लगते हैं और भारी मन से मित्सुरु उसे त्यागा हुआ घोषित कर देती है। पत्थर गायब हो जाते हैं, रोशनी बुझ जाती है और मुसाशी की तलवार उसके हाथ से गिर जाती है। काजिरो और सुगुमी घबराकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। मुसाशी भले ही कहता है कि वो ठीक है, लेकिन वो एक और तलवार से कोशिश करने का फैसला करता है। लेकिन 6 और बार कोशिश करने के बाद भी हर तलवार उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर भी मुसाशी हार मानने को तैयार नहीं होता। तभी मित्सुरु उसे एक बिटर ट्रूथ बताती है। वो केत्सु तलवारें नहीं चला सकता क्योंकि उसकी आत्मा काली है। इसी वजह से उसे हर बार अस्वीकृति मिलती है। टूटे हुए मन से मुसाशी पूछता है कि क्या मेहनत से आत्मा का रंग बदला जा सकता है, लेकिन जवाब साफ होता है, नहीं। मित्सुरु उसे बुशी बनने का सपना छोड़ने की सलाह देती है। मुसाशी चुपचाप बैठा रह जाता है, इस सच्चाई से जूझते हुए कि उसका सपना शायद कभी पूरा नहीं होगा। उसे याद आता है कि कैसे बाकी बुशी उसे खेती को एक सेफ ऑप्शन के तौर पर सुझाते थे और यही सोच उसके मन को और भारी कर देती है। तभी काजिरो और सुगुमी उसे ढाढ़स बंधाने आगे बढ़ते हैं। उसी पल ओनी का एक झुंड दिखाई देता है, जो पर्वत की चोटी पर किशन के आने का संकेत है। लड़ने की इच्छा होने के बावजूद मुसाशी का डर हावी हो जाता है। केत्सु तलवार ना चला पाने की याद उसे जकड़ लेती है। उसी पल काजिरो आगे बढ़ता है और अपनी चमकती तलवार से मुसाशी को ओनी के हमले से बचा लेता है। अपनी तलवार की ताकत के साथ काजिरो बहादुरी से ओनी से लड़ता है, उन्हें एक एक कर गिराता है और ग्रामीणों की रक्षा करता है। किनारे खड़ा मुसाशी ये सब देखता रहता है। लोगों की प्रशंसा, उनकी कृतज्ञता, सब कुछ काजिरो के लिए। दोस्त की जीत पर खुशी के बावजूद उसके दिल में गहरी उदासी घर कर जाती है। हमेशा की तरह एक स्पेक्टेटर बनकर मुसाशी देखता है कि सारे बुशी को किशन से लड़ने के लिए पहाड़ की चोटी पर बुलाया जाता है।
वो काजीरो और त्सुगुमी को शुभकामनाएं देता है। काजीरो बिना बहस किए उसके फैसले का सम्मान करता है। अकेले बचकर मुसाशी को इस बात का अफसोस होता है कि किसी भी तलवार ने उसे नहीं चुना। वो सोचता है कि आखिर वो केत्सु ब्लेड कैसे हासिल करेगा। तभी अचानक शिरो प्रकट होता है, जिसने सब कुछ देख लिया था। पहले मुसाशी को लगता है कि शिरो मजाक उड़ाने आया है, लेकिन जब शिरो बताता है कि उसके पास भी वही काले क्रिस्टल है और वो मुसाशी को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, तो मुसाशी चौंक जाता है। अपनी समानता देखकर मुसाशी पूछता है कि वो और ताकतवर कैसे बन सकता है। शिरो बताता है कि इसके लिए उसे अपने क्रिस्टल स्वीकार करने होंगे। अपनी शक्ति दिखाने के लिए वो जमीन में एक विशाल गड्ढा बना देता है। वो मुसाशी की तरफ एक तलवार फेंक कर कहता है कि वो दोबारा परीक्षा दे, लेकिन इस बार सिर्फ तलवार चलाने वाला नहीं बल्कि एक अल्टीमेट केत्सु स्वॉर्ड्समैन बने। मुसाशी साफ कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ लड़ना चाहता है। जवाब में शिरो उसे धमकी देता है कि वो अपने दोस्तों को अपनी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा और पहाड़ की चोटी पर उनसे भिड़ेगा। जब मुसाशी उसे रोकने की कोशिश करता है तो शिरो उसे उसी गड्ढे में ढकेल देता है और पीछे से केत्सु तलवार फेंक देता है। गहराई में गिरते हुए मुसाशी किसी तरह तलवार पकड़कर दीवार में गाड़ देता है, जिससे वो लावा के कुंड में गिरने से बच जाता है। लेकिन नई तलवार के असर से उसके शरीर से काले क्रिस्टल निकलने लगते हैं। ऊपर से नानू ये सब देख रही होती है और ठंडे स्वर में कहती है कि उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हाथ छोड़ दे और लावा में गिर जाए, या फिर पकड़े रहे और खुद काले पत्थर में बदल जाए। दोनों रास्ते उसकी मौत की ओर जाते हैं। मुसाशी का शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन होश बनाए रखने के लिए वो अपना सिर जोर से दीवार पर पटकता है। उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इन काले क्रिस्टल्स को पंजों की तरह इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ सकता है। तभी एक महिला की आवाज गूंजती है, जो उसे ऐसा करने से रोकती है और छिपने के लिए कहती है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर काले क्रिस्टल से ढक जाता है और एक तरह का क्रिस्टल आर्मर बन जाता है। उसी सुरक्षा के साथ वो नीचे लावा की झील में गिर जाता है। उसके सबकॉन्शियस में तलवारबाजी की परीक्षा के दौरान मिली वही देवी प्रकट होती है और उसे खुद को बचाने के लिए छिपे रहने की सलाह देती है। मुसाशी साफ मना कर देता है और कहता है कि उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है। अब देवी एक विशालकाय रूप ले लेती है, उसका हाथ पकड़ती है और चेतावनी देती है कि अगर वो वापस गया तो अपने साथियों के लिए सिर्फ एक बर्डन बनकर रह जाएगा। वो मुसाशी को उसके अकेलेपन भरे अतीत की याद दिलाती है, माता पिता की मौत और रिश्तेदारों के अत्याचारों से भरा हुआ बचपन। खुद को हमेशा अनदेखा महसूस करते हुए मुसाशी बस पहचान पाने के लिए प्रार्थना करता रहा। तभी एक महिला ने उसे काजीरो के पिता पर पत्थर फेंकने के लिए उकसाया ताकि लोग उसे स्वीकार करें। हताशा में आकर उसने ऐसा कर दिया, लेकिन उसी पल उसे अपने किए पर गहरा पछतावा भी हुआ। देवी समझाती हैं कि मुसाशी का पत्थर फेंकना किसी बुराई से नहीं बल्कि अकेलेपन से बाहर निकलने की डेस्परेट चाह से पैदा हुआ था। यही दिखाता है कि योद्धा बनने की उसकी इच्छा असल में ताकत नहीं बल्कि साथ पाने की तलाश से जुड़ी है। इसी वजह से वो उसे काइट्सुओ चलाने के योग्य नहीं मानती। जैसे जैसे मुसाशी पत्थर में बदलने लगता है, देवी बताती हैं कि उसे रोकने के लिए उसकी यादों को जगाना जरूरी था। उन दोनों का फेट आपस में जुड़ा हुआ है। अगर वो आगे बढ़ा तो पकड़ा जाएगा और यही वजह है कि उसे रुकना ही होगा। इसी बीच पहाड़ की चोटी पर बूशी पहुंचते हैं, जहां अचानक शिरो प्रकट होता है और दावा करता है कि उसने किशीन को मार डाला है। किजीरो जानना चाहता है कि यह आदमी आखिर है कौन, लेकिन शिरो किसी सवाल का जवाब दिए बिना शांति से उसकी ओर बढ़ता है। 5 बूशी उसे घेर लेते हैं और किशीन के बारे में जवाब मांगते हैं। तभी शिरो अपनी तलवार निकालता है और सिर्फ एक बार में उन 5 को खत्म कर देता है। सबके चेहरे पर शौक साफ दिखता है। शिरो ऐलान करता है कि वो उनके काइट्सु ब्लेड्स लेने आया है और उन्हें पाने के लिए उन्हें मरना होगा। खुद को एक सोर्डमैन बताते हुए जो काइट्सु ब्लेड्स के मालिकों को मारकर उन्हें चुराता है, शिरो जमीन पर अपनी तलवार पटकता है। धरती टूट जाती है, कई बूशी घायल होकर गिर पड़ते हैं। घबराई हुई सुगुमी किजीरो से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी शिरो किजीरो की ओर देखकर ठंडे स्वर में कहता है कि मुसाशी पहले ही काइट्सु सूट बनाने की मटेरियल बन चुका है और बहुत जल्द किजीरो भी उसके साथ होगा। ये सुनते ही किजीरो का दिल बैठ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि मुसाशी मर चुका है, लेकिन सच्चाई ये है कि लावा लेक के नीचे मुसाशी अब भी जिंदा है, काले क्रिस्टल्स द्वारा पूरी तरह इमोबिलाइज्ड। देवी उसे ऊपर चल रही लड़ाई से बचाने के लिए छिपाए रखती है। तभी अचानक हरे रंग का एक क्रिस्टल विप लावा में उतरता है, मुसाशी को जकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती ऊपर खींच लाता है। जैसे ही उसे होश आता है, काले क्रिस्टल्स उससे अलग हो जाते हैं। तब नानो को अपनी गलती का एहसास होता है। उसका प्लान था कि मुसाशी को तभी बाहर निकाला जाए जब वो पूरी तरह ब्लैक स्टोन बन जाए, ताकि उसके अंदर छिपी देवी को हासिल किया जा सके। अनजाने में मिली इस मदद के लिए मुसाशी आभारी होता है और अपने दोस्तों को बचाने की बर्निंग डिजायर के साथ तेजी से उस जगह की ओर दौड़ता है जहां उन्हें कैद किया गया है। देवी के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं कि योद्धा बनना सिर्फ अकेलेपन से बचने का बहाना था, लेकिन मुसाशी इसे मानने से इनकार कर देता है। तभी एक मेमोरी फ्लैश होती है।
उसे पत्थर फेंकने के बाद की रात याद आती है जब गिल्ट के कारण वो गायब हो जाना चाहता था। उसी रात वो माफी मांगने किजीरो के पिता के घर गया था। डांट की उम्मीद थी लेकिन उसे अंदर बुलाया गया। टूटकर मुसाशी रो पड़ा और माफी मांगी। किजीरो के पिता ने उसे समझा, उसे सांत्वना दी और कहा कि उसकी फीलिंग्स वो समझते हैं। हालांकि अपराध बोध बना रहा, फिर भी उन्होंने मुसाशी और किजीरो की दोस्ती के लिए आभार जताया, ये मानते हुए कि मुसाशी ने उनकी जान बचाई थी। उन्होंने उसे बिना आत्महीनता के जीने के लिए प्रेरित किया और अपने परिवार का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया। यहीं से मुसाशी को अपनाया गया और उसने किजीरो के साथ बूशी ट्रेडिशन की ट्रेनिंग शुरू की। यही याद मुसाशी के दिल में गहरी ग्रैटिट्यूड भर देती है। दूसरी ओर शिरो लगातार किजीरो का पीछा करता रहता है और जो भी बूशी रास्ते में आता है उसे मार देता है। जब वो आखिरकार किजीरो को पकड़ लेता है और उसे ठुड्डी से उठाने ही वाला होता है, तभी उसकी नज़र मुसाशी पर पड़ती है और रुक जाता है। ब्लैकस्टोन के साथ मुसाशी के पार्शियल फ्यूजन और देवी के आने वाले फैसले को लेकर शिरो बेहद क्यूरियस हो जाता है। जैसे ही तीनों बैटल स्टैंड्स लेते हैं, नानो बीच में कूद पड़ती है और खुद को उनका ओपोनेंट घोषित करती है। उसकी स्टाफ 7 हरी तलवारों में स्प्लिट हो जाती है और सब शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि ये उसकी काइत्सु ब्लेड थी। वो बिना रुके रैपिड अटैक्स करती है और हर वार से वो मुश्किल से बच पाते हैं। शिरो पीछे हट जाता है और लड़ाई पूरी तरह नानो को सौंप देता है। मुसाशी उसकी स्किल्स को पहचानते हुए तय करता है कि उसे हराना ही होगा। वो हमला करता है, 3 तलवारें रोकता है लेकिन चौथी सीधा उसके सामने आ जाती है। जवाब में वो अपनी काइत्सु स्वॉर्ड को रॉक में गाड़कर एक टेम्परेरी शीट बनाता है और तलवार के ऊपर से छलांग लगाते हुए नानो पर टूट पड़ता है। वो हैरान तो होती है लेकिन पलटवार करके उसे पीछे धकेल देती है। तीनों तुरंत स्ट्रैटेजी बनाते हैं। नानो अपने स्वॉर्ड विप कॉम्बो पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करती है और उनकी चाल को गलत समझ लेती है। सुगुमी और मुसाशी अलग अलग दिशाओं में भागते हैं जिससे किजीरो सामने रह जाता है। ये सोचकर कि वो भाग रहे हैं, नानो मुसाशी पर फोकस करती है और तलवारें बरसा देती है, लेकिन यही उनका प्लान था। सुगुमी के विप्स की मदद से मुसाशी हमला रोकता है। विप्स उसकी तलवारों को जकड़ लेते हैं जिससे मुसाशी उसकी स्टाफ का हिस्सा काट देता है और एक ब्लेड नष्ट कर देता है। जीत करीब लगती है तभी शिरो बीच में आता है। वो नानो के कमजोर अलायंस से अपनी नफरत जताता है और उसे पीछे हटने का आदेश देता है जिसे वो मान लेती है। शिरो ठंडे स्वर में कहता है कि देवी इनएक्टिव है, इसलिए अब वो इस लड़ाई को जल्दी खत्म करेगा। वो अपनी तलवार से एक विशाल ब्लैक रिंग बनाता है जो उसकी पूरी पावर को ब्लेड में कॉन्सेंट्रेट करने का संकेत है। सुगुमी घबरा जाती है क्योंकि उसे पता है कि शिरो ने ये शक्ति पहले कभी नहीं इस्तेमाल की। अब वो उसकी रियल स्ट्रेंथ देखने वाले हैं। शिरो तलवार घुमाता है और उनकी ओर हवा का एक तेज झोंका आता है। सुगुमी को कोई इमीडिएट इफेक्ट न दिखने पर कंफ्यूजन होती है, लेकिन मुसाशी को एक टेरिफाइंग प्रेजेंस का एहसास होता है। तभी किजीरो ने अलर्ट रहने की चेतावनी देता है। अचानक पर्पल लाइट की एक विशाल दीवार पूरे इलाके को घेर लेती है। सब लोग इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाते हैं, लेकिन शिरो कामली कहता है कि ये टेक्निक बाकी सभी टेक्निक से बिल्कुल अलग है। और तभी जिस पहाड़ी हिस्से पर सब खड़े होते हैं वो क्रैक होकर उल्टा घूमने लगता है और सब लोग फिसलते हुए नीचे की ओर लुढ़क जाते हैं। मुसाशी, उसके साथी और बाकी बुशी अपनी तलवारों को कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन शिरो क्यूब पर एक जोरदार स्ट्राइक करता है जिससे सबकी ग्रिप टूट जाती है और वे नीचे गिरने लगते हैं। और जैसे ही वो गिरते हैं, टाइम लिटरली फ्रीज हो जाता है। उसी रुके हुए पल में गॉडेस प्रकट होती हैं और दिखाती हैं कि इस स्टॉप्ड मोमेंट पर उनका पूरा कंट्रोल है। वो रिवील करती हैं कि शिरो उनका दुश्मन है जो मुसाशी को खत्म करके उसकी पावर्स छीनना चाहता है। वो उसकी सोल को बाहर खींच लेती हैं और कहती हैं कि अपनी बची हुई शक्ति से वो सिर्फ मुसाशी को ही बचाना चाहती हैं, लेकिन मुसाशी साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो अकेले नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ हर चैलेंज फेस करना चाहता है। उसकी ये सेल्फलेस सोच देखकर गॉडेस पिघल जाती हैं और उसकी वर्दीनेस को एक्सेप्ट कर लेती हैं। वो अपनी बची हुई पावर उसे सौंप देती हैं और कुछ पलों के लिए मुसाशी के शरीर को कंट्रोल करके अपनी ताकत दिखाती हैं। टाइम फिर से फ्लो करने लगता है और ब्लैक क्रिस्टल्स चारों तरफ उभर आते हैं। सभी स्वॉर्ड्स चमकने लगती हैं। उनकी एनर्जी खिंचकर ब्लैक क्रिस्टल में एब्जॉर्ब होने लगती है और तलवारें हवा में उड़ जाती हैं। यहाँ तक कि शिरो और नानाओ की तलवारों की एनर्जी भी खिंच जाती है। यही रिवील होता है कि हर काइत्सु स्वॉर्ड में एक सुपरनैचुरल पावर होती है जिसे ब्लेड एनर्जी कहा जाता है, और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ब्लैक स्टोन है जो सभी काइत्सु स्वॉर्ड्स की पावर को समन कर सकता है, और वो स्टोन सिर्फ ऑब्सीडियन गॉडेस के पास है। मुसाशी के अंदर रहने वाली देवी ही ऑब्सीडियन गॉडेस होती हैं। वो शिरो की तलवार को समन करती हैं और उसे इस अल्टीमेट वेपन के अयोग्य घोषित करते हुए उसके ब्लेड सर्कल को तोड़ देती हैं। वो उसकी पावर को कंप्लीटली इरेज कर देती हैं और टूटे हुए माउंटेन चंक को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर कर देती हैं, जिससे सबकी जान बच जाती है।
मुसाशी के बदले हुए रूप को देखकर काजिरो पूरी तरह स्टन रह जाता है, क्योंकि वो अब बिल्कुल गॉडेस जैसा दिख रहा होता है। वो शीरो की तरफ मुड़ती है। मुसाशी की स्वॉर्ड के चारों ओर बना ब्लैक रिंग देखकर काजिरो और नानाओ और भी शॉक हो जाते हैं। गॉडेस काजिरो से कहती हैं कि वो इस पावर को ऑब्जर्व करें। नानाओ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गॉडेस एफर्टलेसली उसकी स्वॉर्ड एनर्जी को रीडायरेक्ट कर देती हैं, जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। नानाओ के लगातार अटैक्स के बावजूद ऑब्सीडियन गॉडेस हर एक वार को फेल कर देती हैं। वो काजिरो को समझाती हैं कि ब्लैक क्रिस्टल वाले लोग ब्लेड एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे उसे अपनी तरफ खींचना हो या दूर धकेलना हो। लेकिन इतनी इमेंस पावर को मास्टर करना आसान नहीं होता, और जो इसे पा लेते हैं वो अक्सर इंसानियत से कट जाते हैं। काजिरो समझ जाता है कि ऐसी एबिलिटीज के साथ मुसाशी प्रैक्टिकली अनबीटेबल हो सकता है, लेकिन गॉडेस बताती है कि मुसाशी की पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है। शीरो अपनी तलवार वापस बुला लेता है। वो समझाती हैं कि उनका अस्तित्व फ्रेजाइल है और फिजिकल वर्ल्ड में पावर दिखाने से वो तेजी से वीकन हो रही हैं। जल्द ही वो फिर से डीप स्लीप में चली जाएंगी। भले ही मुसाशी ऑब्सीडियन पावर खो दे, लेकिन दुश्मनों का निशाना बना रहेगा और उसे अपने दोस्तों की प्रोटेक्शन चाहिए होगी। जब वो काजिरो से मदद मांगती हैं तो काजिरो बिना हेजिटेशन खुशी खुशी मुसाशी के साथ लड़ने और उसे बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। गॉडेस काजिरो को धन्यवाद देती हैं, उसके माथे को हल्के से छूती हैं और फिर शीरो की तरफ देखती हैं। शीरो गॉडेस की ट्रू फॉर्म को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उन्हें अपने साथ आने का इन्विटेशन देता है, ये प्रॉमिस करते हुए कि वो उन्हें खुश रखेगा। ऑब्सीडियन गॉडेस साफ इनकार कर देती हैं और अनाउंस करती हैं कि वो शीरो को भगाकर फिर से अपनी नींद में लौट जाएंगी और इस फाइनल फाइट के लिए उन्हें बुशी की कलेक्टिव पावर चाहिए होगी। वो अपनी आखिरी शक्ति से वहां मौजूद सभी बुशी की स्वॉर्ड एनर्जी एक्टिवेट कर देती हैं और कहती हैं कि भले ही एक अकेला बुशी कमजोर हो, लेकिन यूनाइटेड पावर अनस्टॉपेबल होती है। स्वॉर्ड एनर्जी हवा में मर्ज हो जाती है। मुसाशी के दिमाग में गॉडेस की आवाज़ गूंजती है, जो बताती हैं कि वो उसके अंदर वापस सो रही हैं। वो उसे जिंदा रहने के लिए कहती हैं, क्योंकि अब वही उनका वेसल है। वो चिंता जताती हैं और बताती हैं कि काजिरो के पिता, जो पहले उनके वेसल थे, मिशन पूरा होने से पहले ही मारे गए थे। मुसाशी और सवाल पूछना चाहता है, लेकिन गॉडेस कहती हैं कि अब टाइम नहीं है। वो चाहती हैं कि शीरो उनकी आखिरी ताकत का गवाह बने। अपनी बची हुई पावर से वो शीरो को हराने की कसम खाती हैं, ताकि वो कभी भी उनकी शक्ति हासिल ना कर सके। जैसे ही शीरो अटैक करने बढ़ता है, गॉडेस की फोर्स उसे पीछे उछाल देती है और वो उड़ते हुए पहाड़ों में जबरदस्त तबाही मचा देता है। केरोस के बावजूद सब सेफ रहते हैं। मुसाशी अभी भी अपने अंदर गॉडेस की प्रेजेंस महसूस करता है। उसके दोस्त जीत का जश्न मनाते हुए उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन मुसाशी काजिरो के पिता को लेकर गॉडेस के शब्दों में खोया रहता है। तभी त्सुगमी की नज़र मुसाशी की टूटी हुई तलवार पर पड़ती है और वो चौंक जाता है। मित्सुरी बताती है कि इतनी इमेंस पावर फ्लो होने की वजह से ही ब्लेड टूट गई। सब मुसाशी के एफर्ट्स के लिए आभारी होते हैं और उसे सपोर्ट देते हैं। मुसाशी त्सुगमी से रिक्वेस्ट करता है कि उसके लिए एक और स्वॉट ट्रायल अरेंज किया जाए। वो मान जाती है और मुसाशी बड़ी क्राउड के सामने फिर से ट्रायल देता है, उसी तलवार को चुनते हुए। सबको डर होता है कि कहीं ये फिर फेल ना हो जाए, लेकिन मुसाशी पूरी तरह कॉन्फिडेंट होता है। जैसे ही वो स्वॉर्ड पकड़ता है, वो ब्राइट रेड ग्लो करने लगती है, उसकी सक्सेस का क्लियर साइन। भीड़ खुशी में झूम उठती है। एक्साइटमेंट में काजिरो को भी धक्का लग जाता है। त्सुगमी बताती है कि मुसाशी के पास रेयर और एक्सट्रीमली पावरफुल रेड ब्लेड एनर्जी है। सबका ध्यान मुसाशी पर होने से काजिरो थोड़ा अकेला महसूस करता है, लेकिन मुसाशी उसे साइड में ले जाकर ट्रायल के दौरान हुई सारी बातें शेयर करता है। काजिरो मानता है कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वो समझ ही नहीं पाया। तभी मुसाशी एक शॉकिंग रिवील करता है कि उसने ट्रायल के दौरान उनके पिता को देखा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि ऑब्सीडियन गॉडेस काजिरो के पिता को जानती थी। ये सुनकर काजिरो पूरी तरह स्टन रह जाता है। उसी शाम मुसाशी और त्सुगमी काजिरो का इंतजार करते हैं, जो उनके अगले एडवेंचर के लिए खाना और ज़रूरी सामान लेकर वापस लौटता है। वो उन्हें अननोन रीजन्स का एक नक्शा दिखाता है और बस यहीं से उनकी अपकमिंग जर्नी को लेकर सबके अंदर एक्साइटमेंट भर जाती है और यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे ही वे अपने अगले एडवेंचर पर निकलते हैं, मुसाशी, त्सुगमी और काजिरो खुद को एक दलदल से गुजरते हुए पाते हैं। माहौल थोड़ा भारी होता है, तभी अचानक एक भयंकर प्लांट टाइप ओनी उन पर हमला कर देता है। मुसाशी देखता है कि ओनी ने त्सुगमी और काजिरो दोनों को पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी वो पैनिक नहीं करता। उसे अपनी कितेत्सु स्वॉर्ड पर पूरा भरोसा है। वो तलवार घुमाता है, सीधा ओनी के सींग पर निशाना साधता है और अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। धड़ाम! एक जोरदार ब्लास्ट होता है, ओनी फट जाता है और मुसाशी तुरंत पीछे मुड़कर अपने दोस्तों को देखता है। थैंकफुली वे दोनों बिल्कुल अनहार्म्ड होते हैं।
तभी उसकी नजर जाती है कि कोई और भी ओनी के चंगुल में फंसा हुआ है। बिना समय गंवाए वो तेजी से ककून को फाड़ता है और अंदर उसे एक लड़की मिलती है। वो जिंदा है। जब वो अपने चेहरे पर लगे एक जख्म की ओर इशारा करती है तो मुसाची कैजुअल अंदाज में उसे नजरअंदाज करते हुए कह देता है कि ये चोट उसे बचाते वक्त लगी होगी। लड़की ग्रैटिट्यूड के साथ मुस्कुराती है और काजिरो, वो तो उसकी ब्यूटी की तारीफ किए बिना रह नहीं पाता। सुगुमी ये सब देखकर थोड़ी शॉक्ड रह जाती है कि मुसाची और काजिरो दोनों ही उस पर इतने इजीली अट्रैक्ट हो गए हैं। वहीं मुसाची के लिए ये बस एक राहत की बात होती है कि उसे अब भी अपनी उम्र की लड़कियां अट्रैक्टिव लगती हैं। अचानक एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आता है और घबराहट में चिल्लाता है, प्रिंसेस। सब लोग हैरान रह जाते हैं और तभी वो उस लड़की के पास पहुंचकर बताता है कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक राजकुमारी है। वो समझाता है कि ओनी ने उस पर हमला किया था, लेकिन मुसाची समय पर उसकी मदद के लिए पहुंच गया। वो उनके नाम पूछता है, लेकिन सुगुमी पहले उसका नाम जानने की जिद करती है। बुजुर्ग व्यक्ति उनका परिचय प्रिंसेस मिकिरो के रूप में कराता है। वो बताते हैं कि वे हरुमा पोर्ट की ओर जा रहे हैं, जहां एक डिसाइसिव बैटल उनके राष्ट्र का भविष्य तय करने वाला है। मिकिरो के साथ यात्रा करने का फैसला करते हुए उन्हें पता चलता है कि वे हरुमा में लॉर्ड युसुगी द्वारा आयोजित एक सभा में शामिल होने जा रहे हैं। मुसाची मिकिरो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शांत रहती है, ऑलमोस्ट ऑकवर्डली साइलेंट। काजिरो युसुगी अलायंस के बारे में पूछता है और सुगुमी समझाती है कि इसमें अलाइड बुशी ग्रुप्स शामिल हैं। मुसाची थोड़ा चिढ़ जाता है और अपने दोस्तों को डांटता है कि जब भी वो मिकिरो से बात करने की कोशिश करते हैं वे टॉपिक बदल देते हैं। मिकिरो ये सुनकर हैरान रह जाती है कि मुसाची को उसका नाम याद है। रास्ते में चलते हुए अचानक गाड़ी एक गड्ढे से टकराती है और मिकिरो चट्टान से नीचे गिर जाती है। बिना एक पल सोचे मुसाची उसके पीछे कूद पड़ता है। गिरते वक्त उसे ऊपर मंडराते खतरे का एहसास होता है। तभी मिकिरो अपनी तलवार निकालती है, जिससे नीले क्रिस्टल्स बाहर निकलते हैं। पैराशूट की तरह उनका इस्तेमाल करते हुए वे अपनी स्पीड स्लो कर लेते हैं। मुसाची उसकी तलवार की तारीफ करता है और मिकिरो बताती है कि ये उसे उसके पिता की याद दिलाती है, जो हमेशा उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप की सराहना करते थे। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ वो मानती है कि वो इंट्रोवर्ट है और स्ट्रेंजर्स से बात करना उसके लिए आसान नहीं होता। मुसाची हंस देता है, इस बात से खुश कि वो नाराज नहीं है और उसके बारे में जानकर सुकून मिलता है। मिकिरो उसे सुझाव देती है कि वो उसके साथ साउथ की ओर चले, लेकिन मुसाची बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ ईस्ट की ओर जा रहे हैं। मिकिरो चेतावनी देती है कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे और ईस्ट की ओर इशारा करती है, जहां एक विशाल काली दीवार आसमान तक फैली हुई दिखती है। मुसाची का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वो एक किशन है, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये होता है कि वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ते कस्बों और जमीन को रौंदता जा रहा है। क्यूरियोसिटी में मुसाची पूछता है कि ये किस तरह का किशन है। मिकिरो बताती है कि ये पहला किशन है जो 150 साल पहले हिनामोटो में प्रकट हुआ था। लेजेंड के मुताबिक इस अकेले ओनी ने भयानक तबाही मचाई और हिनामोटो को 2 गुटों में बांट दिया, एक जिसने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और दूसरा जिसने इसे देवता मानकर पूजा। दूसरे गुट ने इसे अयस्क देने के लिए माइनिंग एरियाज बनाए, जिससे ये और विशाल बनता गया और अंत में ब्लैक किशन बन गया, जिसने अब देश के आधे हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया है। मुसाची और उसके दोस्त ये सब सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। चेम्बरलिन आगे बताता है कि पिछले 150 सालों से ब्लैक किशन को हराना सभी बुशी क्लान्स का एक अधूरा सपना रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये पूरा हिनामोटो निगल जाएगा। मुसाची इसे जल्द से जल्द हराने का संकल्प लेता है, लेकिन सुगुमी सोच में पड़ जाती है कि वे उस चीज को कैसे हरा सकते हैं जिसे 150 साल में कोई नहीं हरा पाया। चेम्बरलिन दावा करता है कि उनके अलायंस लीडर लॉर्ड युसुगी किशन को मारने की तैयारी कर चुके हैं। वे राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली बुशी में से एक हैं, जिन्हें 5 ग्रेट जनरल्स कहा जाता है। वो समझाता है कि आवाजी आइलैंड पर किशन को हराना ब्लैक किशन को परास्त करने की दिशा में एक क्रिटिकल स्टेप है और मुसाची और उसके दोस्तों को उनके साथ चलने का निमंत्रण देता है। मिकिरो और उसका चेम्बरलिन उनसे वहां मिलने की उम्मीद में आगे बढ़ जाते हैं और मुसाची और उसके साथी अभी मिली जानकारी पर गहराई से सोचने लगते हैं। सुगुमी सोचती है कि क्या उसकी बहन को किशन के बारे में पता था। वहीं मुसाची काजिरो से पूछता है कि क्या उसके पिता को इसका कोई अंदाजा था। काजिरो को शक होता है। वो कहता है कि उसके पिता की छोड़ी हुई मैन्युस्क्रिप्ट में इसका कोई जिक्र नहीं था। फिर भी कंफर्म करने के लिए वो उसे दोबारा चेक करता है। बीच में सुगुमी बताती है कि सभी बुशी ग्रुप्स के पास किशन के नाम और ट्रेड्स दर्ज करने वाली सिमिलर मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं। ये सुनकर मुसाची हैरान होता है कि उसके पिता के पास ऐसी स्क्रोल क्यों थी। सुगुमी अंदाजा लगाती है कि शायद उसके पिता कभी किसी बुशी ग्रुप का हिस्सा रहे हों। ये सुनकर मुसाची और काजिरो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वे मानते थे कि उनके पिता का बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था।
सुगुमी स्क्रोल पर उसागी बैंड की सील की ओर इशारा करती है, जो उनके पिता की पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा करती है। सच्चाई जानने के लिए वे अपना रूट बदलते हैं और पोर्ट हरुमा की ओर बढ़ जाते हैं। सुगुमी समुद्र देखने की एक्साइटमेंट दिखाती है, लेकिन काजिरो और मुसाची ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। मुसाची फिर भी समुद्र को लेकर क्यूरियोसिटी जताता है और काजिरो से पूछता है कि वो क्या सोचता है। काजिरो को चिंता होती है कि अपने पिता के पास्ट के लिए रास्ता बदलना कहीं सेल्फिश तो नहीं। सुगुमी और मुसाची उसे भरोसा दिलाते हैं और उसके फैसले का पूरा सपोर्ट करते हैं। आखिरकार वे समुद्र तक पहुंचते हैं और नज़ारा देखकर एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे सीनरी एंजॉय कर रहे होते हैं, सुगुमी की नज़र उसागी एम्बलम वाले किले पर पड़ती है। क्यूरियस होकर वे अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें रोक दिया जाता है। गार्ड्स बताते हैं कि स्वामी युद्ध की प्रिपरेशंस में इतने व्यस्त हैं कि वे उनके जैसे बुशी से नहीं मिल सकते। आसपास खड़े कई अलायंस मेंबर्स उन्हें घूरते हुए पूछते हैं कि ये लोग किस ग्रुप से हैं। मुसाशी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वे केनमा की ग्रुप से हैं, जबकि काजिरो साफ-साफ बोल देता है कि वे उसागी अलायंस का हिस्सा नहीं है। बस यही सुनते ही बाकी बुशीज की नजरें हॉस्टाइल हो जाती हैं। माहौल सडनली टेंस हो जाता है और वहां मौजूद प्रभारी लड़का निया उनकी आइडेंटिटी पता करने के इरादे से उन्हें पकड़ने का फैसला कर लेता है। सुगुमी और काजिरो चारों तरफ से घिर जाते हैं और मुसाशी भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक बुशी उसे रोककर लात मार देता है और ताना कसता है कि वो कमजोर है। तभी आसमान से उसागी एम्बलम वाला एक हेलीकॉप्टर जैसा कत्सु व्हीकल नीचे उतरता है। मुसाशी और काजिरो को छोड़कर बाकी सब उसके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसके स्टेटस का अंदाजा है। उसी व्हीकल से निटोरी बाहर निकलता है और ये देखते ही मुसाशी हैरान रह जाता है। निटोरी पहले मुसाशी को पहचानने से इनकार करने का नाटक करता है, उसे टीज करता है और फिर मान लेता है कि उसे सब याद है। मुसाशी झुंझलाकर उसे बदतमीज कह देता है, जिसे निटोरी काफी फनी मानता है। इसी से उनके बीच का अजीब सा बॉन्ड सामने आता है। ताकेदा बैंड के लीडर और 5 ग्रेट जनरल्स में से एक होने की वजह से निटोरी की हाई रेप्यूटेशन मुसाशी और काजिरो को इंप्रेस करती है, जबकि बाकी लोग निटोरी के सामने मुसाशी के कैजुअल एटीट्यूड को देखकर शॉक में आ जाते हैं। निया मुसाशी और उसके दोस्तों को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन निटोरी बीच में इंटरवीन करता है और कहता है कि ये लोग उसके अंडर काम करते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो खुद हैंडल करेगा। मुसाशी जब इस बात को डिनाई करने की कोशिश करता है तो निटोरी का एक आदमी उसे चुप करा देता है। इसके बाद निटोरी को लॉर्ड उसागी से मिलने ले जाया जाता है। मुसाशी जिद करता है कि वो भी साथ जाएगा, लेकिन निटोरी मना कर देता है। ताकेदा बैंड के 2 सदस्य मुसाशी और उसके दोस्तों को उनके रहने की जगह तक एस्कॉर्ट करते हैं। सुगुमी को क्यूरियोसिटी होती है कि ये लोग आखिर हैं कौन। तब मुसाशी बताता है कि इन्होंने कभी उनके होम टाउन को बचाने में मदद की थी। उनमें से एक गाइड यामामोतो उसागी को दिया गया लेटर चेक करता है। सनादा निटोरी की रक्षा न कर पाने और मुसाशी पर नजर रखने की ड्यूटी मिलने से अनॉयड नजर आता है। सुगुमी को लगता है कि मुसाशी बदला ले सकता है, लेकिन वो सरप्राइजिंगली काम रहता है और सनादा को थैंक्स कह देता है। मुसाशी धीरे से काजिरो को अपनी स्ट्रैटेजी बताता है कि कैसे ताकेदा ग्रुप के जरिए लॉर्ड उसागी तक पहुंचा जा सकता है और काजिरो इस प्लान को अप्रिशिएट करता है। लेकिन यामामोतो साफ कह देता है कि लॉर्ड उसागी आउटसाइडर्स को, खासकर उसागी फैमिली पर शक करने वालों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुसाशी काजिरो के पिता के बारे में पूछने का सोचता है, मगर यामामोतो उसे रोकते हुए कहता है कि उसागी फैमिली सिर्फ अपने रिलेटिव्स पर भरोसा करती है। सुगुमी ये बात समझ जाती है और उसे अपने क्लैन में फैमिली ऑनर की इंपॉर्टेंस याद आती है। काजिरो उदास हो जाता है क्योंकि उसे अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुसाशी उसे रीएश्योर करता है कि वे उसके पिता के पास्ट का सच जरूर ढूंढेंगे। फिर भी सनादा उन्हें वार्न करता है कि चुपके से अंदर जाने की कोशिश मत करना, वरना वे किचन बैटल में फंस सकते हैं। मुसाशी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, डोंट वरी, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन सनादा अवाजी आइलैंड की ओरोची किचन की तुलना उस किचन से करता है जिससे वे पहले लड़ चुके थे और बताता है कि ओरोची 10 गुना बड़ी है। ओरोची की पावर सुनकर मुसाशी और काजिरो दोनों नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि वो एक टेरिफाइंग डिजास्टर है और ब्लैक किचन की संतान भी। यामामोतो एक्सप्लेन करता है कि ब्लैक किचन को हराने के लिए पहले ओरोची को हराना जरूरी है, क्योंकि वो अपनी ही ऑफस्प्रिंग को खाकर और ज्यादा पावरफुल बनता है। यही मिशन है जो खतरे की वजह से पिछले 150 सालों से रुका हुआ है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि अगर जाएंगे तो पूरी तरह साफ करना होगा। काजिरो कौशन बरतने की बात करता है, लेकिन मुसाशी लॉर्ड उसागी को ढूंढने के लिए फुली डिटर्मिन्ड है। सुगुमी अपने ट्रैप का इस्तेमाल करके मुसाशी को उसागी कैसल के अंदर धकेल देती है। किले की ग्रैंडर देखकर मुसाशी स्टन रह जाता है और उसकी मुलाकात छत पर बैठे एक आदमी से होती है। दोनों बुशी के शानदार कैसल पर बात करते हैं। वो आदमी बताता है कि उसे हर युद्ध से पहले अपने परिवार का इंतजार याद आ जाता है। मुसाशी पूछता है कि क्या वो बुशी है। वो आदमी क्रिप्टिक जवाब देता है। मुसाशी की उम्र पर सवाल उठाता है और आने वाले युद्ध में ऐसे यंग बुशीज को बचाने की इच्छा जताता है। फिर वो अपना क्लोक पहन लेता है और मुसाशी को सोच में छोड़ देता है। तभी निया आता है और उस आदमी को लॉर्ड कह के संबोधित करता है, जिससे रिवील होता है कि वही लॉर्ड उसागी है। मुसाशी कुछ कहने ही वाला होता है कि निया बीच में इंटरप्ट कर देता है और बता देता है कि ये आउटसाइडर है। मुसाशी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉर्ड उसागी गुस्से से लाल हो जाते हैं और निया अनाउंस करता है कि इंट्रूडर्स को डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। मुसाशी घबरा जाता है, लेकिन लॉर्ड उसागी निटोरी से उसके कनेक्शन को पहचान कर फैसला बदल देता है और पनिशमेंट के तौर पर मुसाशी को बैरक्स में कैद करने का ऑर्डर देता है।
सर्विस में शामिल किए जाने के बाद मुसाशी के दोस्तों को अपने फ्यूचर की चिंता सताने लगती है। काजीरो को डर है कि वो अपने परिवार के बारे में जाने बिना मर जाएगा, लेकिन मुसाशी फिर से रीअश्योर करता है कि वे कैसल के अंदर क्लूज ढूंढेंगे। सुगुमी को डर लगता है कि वो किशिन के हाथों सैक्रिफाइस बन सकती है, लेकिन मुसाशी कसम खाता है कि वे मिलकर प्लान बनाएंगे। तभी उनकी योजना बिगड़ जाती है जब उन्हें कपड़े पहनाकर अलग अलग कर दिया जाता है। मुसाशी हिम्मत जुटाता है और रिस्पेक्ट अर्न करने के रिजॉल्व के साथ अपने असाइन रूम में दाखिल होता है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ रूम का वाइब फील करता है और हायरार्की समझने की अपनी खास एबिलिटी का यूज करता है जो उसने अपनी हार्श अपब्रिंगिंग से सीखी थी। अलग अलग फैक्शंस और उनके बिहेवियर को देखकर उसे एहसास होता है कि यही उसकी पहली रियल चैलेंज है, खुद को प्रूव करने का मौका। जैसे जैसे टेंशन बढ़ता है, उनमें से एक बुशी बोल्डली सजेस्ट करता है कि सबसे पावरफुल को लीडर बनना चाहिए। बाकी लोग भी अग्री करते हैं और उसी बुशी का नाम लेते हैं जिसने पहले मुसाशी को हराया था। वो अपना नाम कत्सुमी बताता है जो इमाको ग्रुप के हेड का बेटा है, और अकीहिरो की लीनिएज का मजाक उड़ाते हुए हिंट देता है कि शायद वो इलेजिटिमेट था, इसलिए उसे युद्ध में भेजा गया। शिमाजू ग्रुप हंसता है और इमाको क्लैन को वीक कहता है। अकीहिरो पलटकर आरोप लगाता है कि कत्सुमी युद्ध के जरिए अपने क्लैन की धुंधली होती जा रही रेपुटेशन बचाना चाहता है, जिससे क्लैश और ज्यादा भड़क जाता है। मुसाशी सब देख रहा होता है, तभी मिकिरू उसके कंधे पर हाथ रखकर अपना परिचय देता है और आने वाले युद्ध में उसकी सेफ्टी को लेकर कंसर्न जताता है। लीडरशिप को लेकर चल रही ये लड़ाई मुसाशी का कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है और उसे बैटल में उतरने के लिए पुश करती है। आखिरकार एक कंपटीशन तय किया जाता है जहां फाइटर्स बुशीज के रूल्स के तहत अपनी तलवारों के ब्लंट साइड का इस्तेमाल करेंगे। नियम सिंपल है, जो आखिर तक खड़ा रहेगा या जो लाइन से बाहर होगा वही हार जाएगा। द्वंद्व युद्ध फाइनली शुरू हो जाता है। सबसे पहले कत्सुमी सीधा मुसाशी को टारगेट करता है, लेकिन मुसाशी हर सिंगल अटैक को इतनी स्मूथली ब्लॉक करता है कि सामने वाला जेन्युइनली शॉक्ड रह जाता है। तभी आकीहिरो भी वार करता है, मगर मुसाशी बड़ी आसानी से उस स्ट्राइक को डाइवर्ट कर देता है और अब आकीहिरो भी उतना ही सरप्राइज हो चुका होता है। सच कहें तो दोनों ने मुसाशी की ताकत को सीरियसली अंडर एस्टिमेट कर लिया था। कत्सुमी लगातार 3 बार अपनी तलवार घुमाता है, लेकिन मुसाशी का सॉलिड डिफेंस हर वार को कंप्लीटली रोक देता है। इसी पल मुसाशी को फील होता है कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग आखिरकार रियल फाइट में काम आ रही है, और वो फीलिंग लिटरली प्राइसलेस थी। जैसे ही उनकी तलवारें टकराती हैं, कत्सुमी मुसाशी की क्षमता देखकर दंग रह जाता है। मुसाशी खुद भी अंदर से एक्साइटेड है, उसे पहली बार बैटल में खुद को प्रूव करने का मौका मिल रहा था और वो बस कामली कहता है कि मैं कर सकता हूं। हवा में उछलते हुए मुसाशी जब कत्सुमी पर वार करता है तो कत्सुमी उसे रोक लेता है और उसी पल पूरे मैदान का ध्यान उनकी ओर खिंच जाता है। 2 लड़कियां मुसाशी के लिए चीयर करने लगती हैं, जबकि इमाको बैंड आपस में सोचने लगता है कि ये केनमाकी बैंड वाला लड़का आखिर है कौन। वहीं दूसरी तरफ शिमाजू बैंड गुस्से से भर जाता है और आकीहिरो को आदेश देता है कि वो कत्सुमी और मुसाशी दोनों को बाहर करे। आकीहिरो पीछे से मुसाशी को किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन मुसाशी बच जाता है और कत्सुमी बाल बाल बच जाता है। शिमाजू ग्रुप दबाव डालता है कि आकीहिरो अपने जूते में छुपा ब्लेड इस्तेमाल करे। जैसे ही वो हिडन ब्लेड एक्टिवेट करता है और मुसाशी को किक मारता है, मुसाशी सीधे दीवार से जा टकराता है। ये ट्रिक देखकर मुसाशी जेन्युइनली स्टन रह जाता है। कंफ्यूजन में डूबा मुसाशी देखता है कि आकीहिरो हवा में घूमते हुए अटैक कर रहा है। उसकी मूवमेंट्स ऑलमोस्ट किसी वाइल्ड बीस्ट जैसी थी। मुसाशी कुछ स्ट्राइक्स रोकने में कामयाब रहता है, लेकिन आखिरकार आकीहिरो उसे ओवरपावर कर देता है और बार बार जमीन पर पटक देता है। यहाँ मुसाशी को एहसास होता है कि आकीहिरो की रॉ पावर कितनी ज्यादा है। लड़ाई जारी रखने की इच्छा के बावजूद आकीहिरो अचानक मैच खत्म घोषित कर देता है, ये कहते हुए कि मुसाशी ने एक लिमिट क्रॉस कर दी थी। आकीहिरो के फैसले का सम्मान करते हुए मुसाशी आगे बढ़कर हाथ मिलाता है और उसे अपना कमांडर मान लेता है। वो कत्सुमी को उठने में मदद करता है, उन्हें साथी घोषित करता है और अंदर ही अंदर उन चालाक टेक्निक्स को अप्रिशिएट करता है जो उसने अभी सीखी थी। आकीहिरो से पसंद नहीं था, फिर भी मुसाशी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। आकीहिरो हाथ मिलाता है, लेकिन सार्कास्टिकली कहता है कि मुसाशी ये सब सिर्फ अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए कर रहा है। मुसाशी इस आरोप को स्ट्रांगली डिनाई करता है, लेकिन आकीहिरो की बातें उसे अनईजी कर देती हैं। तभी अचानक आकीहिरो पब्लिक में मुसाशी और कत्सुमी दोनों को सेल्फिश और लीडरशिप के अयोग्य घोषित कर देता है। शौक में डूबे मुसाशी और कत्सुमी बस चुपचाप सुनते रह जाते हैं। उनकी यूनिटी की उम्मीद वहीं टूट जाती है। आकीहिरो सभा को संबोधित करता है और अगले दिन अवागे आइलैंड की यात्रा की घोषणा करता है। वो साफ कह देता है कि अलायंस लीडर्स ने उसे फुल कमांड दिया है और किसी भी डिसोबीडियंस का अंजाम सीरियस होगा। कमरे में डर साफ महसूस हो रहा था। मुसाशी हिम्मत करके हाथ उठाता है और कहता है कि शायद कोई और इफेक्टिव तरीका भी हो सकता है, क्योंकि डर सबको खामोश कर चुका था। आकीहिरो इस आइडिया को इमीडिएटली रिजेक्ट कर देता है और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फॉलो करने पर जोर देता है। मुसाशी, जो ओपन कम्युनिकेशन में विश्वास रखता था, आकीहिरो से डिसएग्री कर जाता है। गुस्से में आकीहिरो मीटिंग खत्म कर देता है। सब उसे समझाते हैं कि कमांडर से टकराना सही नहीं और याद दिलाया जाता है कि सच्चे बुशी सवाल नहीं पूछते।
निराश होकर मुसाशी अपने दोस्तों से मिलने जाता है, लेकिन उन्हें अपनी नई यूनिट से खुश देखकर उसका दिल और भारी हो जाता है। काजिरो बताता है कि वो पहले अपने पिता के बारे में जानना चाहता था, लेकिन अब उसे लगता है कि यही रहना सही है। सुगुमी को लगता है कि वो कुछ भूल रहे हैं, मगर वो इस थॉट को तुरंत डिसमिस कर देती है। ये सुनकर मुसाशी को लगता है कि उसके दोस्त उसे पीछे छोड़ चुके हैं। अगले दिन जैसे ही उनका जहाज अवाजी आइलैंड की ओर बढ़ता है, शांत माहौल अचानक केओस में बदल जाता है। छोटे छोटे ओनी समुद्र से निकलकर पूरे फ्लीट को घेर लेते हैं। बैटल के लिए तैयार होते हुए मुसाशी अपनी यूजुअल स्ट्रैटेजी अपनाता है, सींगों को निशाना बनाना, लेकिन इस बार उसकी तलवार की एनर्जी रिबाउंड हो जाती है। ओनी के अनएक्सपेक्टेडली हार्ड हॉर्न्स देखकर मुसाशी स्टन रह जाता है। तभी एक ओनी जहाज पर हमला कर देता है, पैनिक फैल जाता है और मुसाशी एक डेंजरस सिचुएशन में फंस जाता है। ओनी पर चढ़कर मुसाशी उसके हॉर्न को तोड़ने की कोशिश करता है, ये जाने बिना कि दूसरा ओनी उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। सब कुछ खत्म होता दिखता है। तभी एक रेड लाइट नीचे वाले ओनी के हॉर्न को चीरती है और फिर दूसरे ओनी के हॉर्न को भी। लॉर्ड उसेगी के 3 ड्रैगन्स में से एक निया बैटल में उतर चुका था। ओनी की पावर एब्जॉर्ब करते हुए निया और उसके साथी लगातार बढ़ते ओनी से भिड़ते हैं, जिससे जहाज हिलने लगते हैं। बढ़ते डर के बीच नॉब सबको शांत रहने को कहता है और जल्द ही जीत का भरोसा देता है। मुसाशी भी सबको एनकरेज करता है, लेकिन उसकी बातें असर नहीं करती। तभी निया अपनी तलवार की शक्ति से ओनीस को चेन्स में बांध देता है और एक एक करके उनके हॉर्न्स तोड़ देता है। निया की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ देखकर बुशी फिर से कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। निया सबको संबोधित करता है, हॉर्न तोड़ने की डिफिकल्टी बताता है और विलिंग फाइटर्स को आगे आने को कहता है। आकिहिरो आगे बढ़ता है और एक डिसाइसिव स्ट्राइक में ओनी का हॉर्न तोड़ देता है। मुसाशी शॉक्ड रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। एक बुशी एक्सप्लेन करता है कि आकिहिरो अकेली ताकत नहीं बल्कि ग्रुप की कलेक्टिव एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। मुसाशी को देवी की वो बात याद आती है, सभी की एनर्जी को जोड़कर एक मैसिव फोर्स बनाना। जैसे ही आकिहिरो एक और हॉर्न तोड़ता है, कत्सुमी भी अपने बैंड की एनर्जी उसमें जोड़ देता है। मुसाशी को एहसास होता है कि उनका टीम वर्क डर से नहीं बल्कि शेयर्ड डिटर्मिनेशन से बना है, और उसी बीच इस कलेक्टिव सक्सेस में मुसाशी खुद को अकेला और असफल महसूस करने लगता है। इसी दौरान न्योटोरा और यूसुगी बचपन की दोस्ती की मेमोरीज को याद करते हुए एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन में लगे हुए थे। तभी यूसुगी ने अचानक रिवील किया कि उन्होंने ऑब्सीडियन गॉडेस को खोज लिया है, और ये सुनते ही न्योटोरा लिटरली चौंक जाती है। वो समझाता है कि इस पावर का सही इस्तेमाल किया जाए तो युद्ध की पूरी डायरेक्शन बदली जा सकती है, लेकिन साथ ही वार्निंग भी देता है कि दुश्मन भी इस सच से वाकिफ हैं और सैबोटाज करने की कोशिश जरूर करेंगे। यूसुगी को अपने ही अलायंस में स्पाइज होने का शक था, इसलिए उसने कुरोको को उन्हें आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी सौंप दी। वहीं दूसरी तरफ न्योटोरा ने एडिशनल सोल्जर्स लाने के लिए सिटी छोड़ने का फैसला किया। इसी बीच मुसाशी खुद को इंसल्टेड महसूस करने लगा, क्योंकि ग्रुप उसके कित्सू स्मॉट प्ले के साथ सिंक न बैठ पाने पर मजाक उड़ा रहा था। अब उसे साफ दिखने लगा था कि बैटल में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट ना कर पाने वाला वो अकेला ही था, और अगली बार शामिल होने की बात सोचते ही उसे एम्बैरेसमेंट होने लगी। आकिहिरो ने उसे ओपनली एक यूजलेस सोल्जर कहा, और धीरे धीरे ग्रुप ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो ब्लंटली ये तक कह दिया कि उसे स्क्वाड छोड़ देनी चाहिए। मुसाशी उदास मन से सोचने लगा कि शायद वे सब सही ही कह रहे हैं। उसी रात जब वो चुपचाप जाने की तैयारी कर रहा था, कात्सुमी उसे ढूंढ लेता है। कात्सुमी उसे रोकता है और कामली याद दिलाता है कि मुसाशी का टीम के लिए सपोर्ट कितना अनवेवरिंग रहा है। अपनी कम स्किल पर शर्मिंदा होने के बावजूद मुसाशी कात्सुमी की बातों से जेन्युइनली मोटिवेट हो जाता है। वो उसे थैंक्स कहता है और पूछता है कि वो स्क्वाड को लीड क्यों करना चाहता है। कात्सुमी बताता है कि ओनी अटैक से पहले अवाजी आइलैंड उसका होम टाउन था, और उसे वापस पाने की इच्छा ही उसकी ड्राइविंग फोर्स है। मुसाशी अपने खुद के रीजंस पर सोचने लगता है और उसे लगता है कि वो अब भी इनसफिशिएंट है। अगली सुबह अटेंडेंस और यूनिट चेक के दौरान आकिहिरो की ट्रूप में एक मेंबर मिसिंग था, मुसाशी। लेकिन तभी मुसाशी ड्यूटी पर आकर सबको सरप्राइज कर देता है। लड़कियां और मिकेरू उसे देखकर जेन्युइनली खुश हो जाती हैं। भले ही उसे अभी भी अपना एग्जैक्ट पर्पस समझ नहीं आ रहा था, मुसाशी ने काजिरो और सुगुमी के लिए लड़ने का फैसला कर लिया। वो एम्बैरेसमेंट झेलते हुए ट्रेनिंग जारी रखता है और मन ही मन कात्सुमी की एडवाइस के लिए ग्रेटफुल रहता है। जैसे ही मुसाशी ने कित्सू ब्लेड कंट्रोल की ट्रेनिंग शुरू की, कात्सुमी अचानक स्ट्रिक्ट और अग्रेसिव हो जाता है और स्वॉर्ड को गलत पकड़ने पर उस पर चिल्लाने लगता है। मुसाशी शॉक रह जाता है, क्योंकि ये वो जेंटल कात्सुमी नहीं था जिसे वो जानता था। इसी दौरान मिकेरू मास्क्ड और अनसीन रहते हुए स्पाई की तरह सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन पास कर रही थी। अवाजी आइलैंड पर ब्लैक डॉग्स का मेंबर योतारो अपनी डार्क योजनाओं पर डिस्कशन कर रहा था। किशिन ओरुची का टारगेट 5 दिनों में आइलैंड के सारे मिनरल ओर्स खत्म करना था, लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑब्सीडियन गॉडेस को हासिल करना था। वे मुसाशी की इमेज को ध्यान से स्टडी करते हैं और इस बात पर हैरान होते हैं कि गॉडेस ने इतना वीक दिखने वाला होस्ट क्यों चुना। तभी अचानक मिकेरू, जो असल में योतारो की बेटी थी, ब्रॉडकास्ट को इंटरप्ट कर देती है। योतारो यूसुगी अलायंस की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसकी तारीफ करता है और उसे उसका रियल मिशन याद दिलाता है, ऑब्सीडियन गॉडेस के होस्ट को ढूंढना और एलिमिनेट करना। मिकेरू अपनी अंदर की टर्मोइल को छुपाते हुए अग्री कर लेती है। उसे याद आता है कि उसके पिता एक अल्टीमेट वेपन पाने के लिए कितने ऑब्सेस थे, और कित्सू स्वॉर्ड के मैनिफेस्ट होने पर उसे अपनी 3000वीं बेटी घोषित किया गया था।
भले ही वो अपने पिता की उम्मीदें पूरी करना चाहती थी, लेकिन मुसाशी के लिए फीलिंग्स उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। मुसाशी की प्रैक्टिस जारी रहती है। तभी कात्सुमी सजेस्ट करता है कि वो किसी और के साथ स्वॉर्ड एनर्जी का अभ्यास करे। वो मिकेरू को बुलाता है, जैसे उसे दोनों के बीच कोई अनसीन कनेक्शन महसूस हो रहा हो। मिकेरू रिक्वेस्ट से खुश हो जाती है और हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। हालांकि कात्सुमी और बाकी मेंबर्स को प्लान पर डाउट था, लेकिन मिकेरू सक्सेसफुली अपनी स्वॉर्ड एनर्जी मुसाशी में फ्लो कर देती है और मुसाशी उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। दोनों मुस्कुराते हैं, लेकिन अचानक उनके बॉडी से ब्लैक क्रिस्टल्स निकलते हैं और उनकी एनर्जीज मर्ज होकर एक सिंगल ब्लैक क्रिस्टल बन जाता है, जो फोर्ट्रेस के ऊपर उड़ जाता है। नीचे मौजूद लोग डर से फ्रोजन रह जाते हैं। क्रिस्टल के अंदर मिकेरू मुसाशी को बताती है कि उसके पिता को उनकी लोकेशन पता चल गई है और उन्हें भागना होगा। बाहर बुशी उस पावरफुल क्रिस्टल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फेल हो रहे थे। तभी किरुको इंटरवीन करती है और अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से क्रिस्टल को एक श्रिंकिंग केज में सील कर देती है, जिससे युसुगी बैंड के भीतर उसकी मास्टरी की तारीफ होती है। जैसे ही केज गायब होता है और मिकेरू और मुसाशी बाहर आते हैं, बुशी उन्हें घेर लेते हैं और लॉर्ड युसुगी और किरुको आगे बढ़ते हैं। किरुको ब्लैक डॉग स्पाई इंसिडेंट में मिकेरू को सस्पेक्ट के रूप में एक्सपोज करती है और दोनों से इंटेरोगेशन की बात रखती है। ये समझते हुए कि मुसाशी की आइडेंटिटी एज अ होस्ट रिवील हो जाएगी, मिकेरू जान जाती है कि उसे तुरंत एक्ट करना होगा। किरुको धीरे से लॉर्ड युसुगी से बात करती है और वो मिकेरू को कस्टडी में लेने का आदेश दे देते हैं, जिसका मुसाशी खुलकर विरोध करता है। युसुगी तुरंत मुसाशी को भी स्पाइंग के आरोप में अरेस्ट करने का आदेश दे देता है। मिकेरू डर से कांप जाती है और मुसाशी शॉक में चला जाता है। पब्लिक स्क्वायर में मुसाशी को नेकेड हालत में क्रूसिफाई कर दिया जाता है। वो अपनी इनोसेंस की गुहार लगाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। काजीरो और त्सुगुमी अपने दोस्त के लिए नारे लगाते हैं और उसे छुड़ाने की कसम खाते हैं। दूर से मिकेरू ब्लैक क्रिस्टल की पावर से मुसाशी को बचाने की कसम खाती है। वो क्रिस्टल एक्टिवेट करती है, लेकिन किरुको के ट्रैप में फंस जाती है। क्रिस्टल रिएक्शन से ओजी आइलैंड पर योतारो की एग्जैक्ट लोकेशन रिवील हो जाती है। इस मौके का भुनाते हुए लॉर्ड युसुगी आइलैंड पर अटैक, किशन को डिफीट करने और योतारो का सिर लाने की घोषणा कर देते हैं। अलायंस वॉर प्रिपरेशन में जुट जाता है और लॉर्ड युसुगी एक पावरफुल स्पीच देते हैं, जिसमें ब्लैक किशन को खत्म करने का पूरा प्लान बताते हैं। वो एराक की मैसिव डिफेंस वॉल और उसे हराने के लिए उसके 8 हॉर्न्स काटने की जरूरत एक्सप्लेन करते हैं। एक्स्ट्रा मोटिवेशन के तौर पर वो हर हॉर्न लाने वाले को एक सिटी देने का वादा करते हैं। लेकिन नेया ये साफ कर देती है कि जब तक मुसाशी और मिकेरू इनोसेंट प्रूव नहीं होते, तब तक उन्हें ड्यूटी निभानी होगी। इससे ग्रुप में टेंशन फैल जाती है। फ्रस्ट्रेटेड होकर आकिहिरो वहां से चला जाता है और फैसला करता है कि वो ये मामला खुद अपने तरीके से सॉल्व करेगा। इसी बीच मुसाशी को बचाने के इरादे से माइकेरू चुपचाप उसके रक्षक को इनकैपेसिटेट कर देती है। जैसे ही वो मुसाशी को सही सलामत देखती है, उसके चेहरे पर हल्की सी राहत झलकती है। लेकिन अगले ही पल जब वो अपनी तलवार उसकी तरफ तानती है और उसी से उसके बंधन काटती है, मुसाशी इंस्टिंक्टिवली अलर्ट हो जाता है। फिर भी शुक्रिया अदा करते हुए वो उसे धन्यवाद देता है और जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता है। ब्लैक क्रिस्टल वाली घटना उसके दिमाग में घूम रही होती है, तो वो माइकेरू से सवाल पूछना शुरू करता है। तभी अचानक आकिहिरो की एंट्री होती है और दोनों की बातचीत वहीं रुक जाती है। मुसाशी उम्मीद भरी मुस्कान के साथ आकिहिरो का स्वागत करता है, लेकिन अगले ही सेकंड आकिहिरो अपनी तलवार मुसाशी की तरफ तान देता है। मुसाशी सन्न रह जाता है। आकिहिरो मांग करता है कि मुसाशी अपने ब्लड लाइन का खुलासा करे और ये साबित करे कि उसका शिमाजू क्लैन से कोई लेना देना नहीं है। पूरी तरह कंफ्यूज होकर मुसाशी उसकी लॉयल्टी पर सवाल उठाता है। आकिहिरो साफ कह देता है कि मुसाशी उसका एलाय नहीं, बल्कि एक ऑब्स्टिकल है। वो अराशी को मारकर पावर हासिल करने की अपनी एम्बिशन भी सामने रख देता है। आकिहिरो के बदले हुए बर्ताव से मुसाशी और ज्यादा उलझ जाता है। वो नोटिस करता है कि आकिहिरो इस बार पहले से ज्यादा काम है, डरावना काम। दरअसल आकिहिरो अपने पिता की उस योजना से परेशान था, जिसमें उसे और उसके सिबलिंग्स को एक नई रखाइल के बेटे से रिप्लेस करने की बात कही गई थी। उसे शक था कि उसके पिता ओजी आइलैंड की लड़ाई में ही उन्हें खत्म करना चाहते हैं। खुद को प्रूव करने के लिए आकिहिरो मानता है कि अगर वो अराशी के एक हॉर्न को तोड़ दे तो उसकी पोजीशन सिक्योर हो जाएगी। मुसाशी अभी आकिहिरो की चुप्पी पर सोच ही रहा होता है कि अचानक ओनी सिबलिंग्स हमला कर देते हैं। वे माइकेरू को बहन कहकर पुकारते हैं और उसकी मदद करने का दावा करते हैं। ओनी के बोलने की एबिलिटी देखकर मुसाशी स्टन रह जाता है। ओनी भाई बहन बताते हैं कि माइकेरू का असली मिशन ऑब्सीडियन गॉडेस को वापस लाना है। मुसाशी सच्चाई समझने की कोशिश में माइकेरू से सवाल करता है, लेकिन वो चुप रहती है। फिर ओनी सारा सच उगल देते हैं कि माइकेरू मुसाशी को मारकर देवी हासिल करने की साजिश में शामिल थी। मुसाशी का दिल टूट जाता है। वो माइकेरू का बचाव करता है और इन आरोपों पर यकीन करने से इनकार कर देता है, लेकिन आंसुओं से भरी आंखों के साथ माइकेरू खुद सच कबूल कर लेती है और वहीं मुसाशी का दिल पूरी तरह शाटर हो जाता है। जब वो रो रही होती है, ओनी हैरानी से कहते हैं कि वो प्यार में है। मुसाशी डिसबिलीफ में खड़ा रह जाता है। तभी माइकेरू के शरीर से ब्लैक क्रिस्टल्स निकलते हैं और उसके पिता योतारो का होलोग्राम प्रकट होता है। योतारो माइकेरू की तारीफ करता है, लेकिन माइकेरू अंदर से टूट चुकी होती है। वो जानती थी कि सिर्फ एक्सेप्टेंस पाने के लिए मुसाशी को हर्ट करना गलत था। योतारो उसे मिशन पूरा करने का आदेश देता है और गायब हो जाता है, जिससे उसके सिबलिंग्स उसे या तो ओबे करने या फैमिली से बाहर हो जाने का अल्टीमेटम देते हैं।
ये देखकर मुसाशी को अपने अतीत की याद आ जाती है, जब उसके अपने परिवार ने भी उसे ऐसी ही सिचुएशन में फंसा दिया था। ओनी सिबलिंग्स में से एक माइकेरू को पपेट बनाकर मुसाशी पर हमला करता है, लेकिन मुसाशी खुद को बचाते हुए माइकेरू को छुड़ा लेता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसके साथ भागता है, क्योंकि वो उसके भीतर फैमिली अप्रूवल पाने की उस डेस्परेट चाह को समझता था। यही समझ माइकेरू के दिल में मुसाशी के लिए फीलिंग्स को और गहरा कर देती है। गुस्से में ओनी सिबलिंग्स बिट्रेयल मानकर ओनी को अटैक का ऑर्डर देते हैं,